बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट ने निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाई और आज के कारोबारी सत्र में देखेंगे तो करीब निफ्टी हालांकि फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक्स अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में करीब 360 अंकों से ज़्यादा की रैली। PSU बैंक सहारा देते हुए करीब PSU बैंक देखिए 2% इंडेक्स चढ़ता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट पिछले कुछ सत्रों से आउट परफॉर्म भी कर रहे थे और आज भी देखिए आउट परफॉर्मेंस वहीं से देखने को मिली। स्मॉल कैप मिड कैप में शानदार रैली, IT और कुछ ऑटो स्पेसेस में थोड़ा दिक्कत, लेकिन फिलहाल ब्रेथ आपको ठीक ठाक नजर आएगी मार्केट की। 1630 बढ़ने वाले शेयर्स, 1240 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल अहम कि यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार रौनक। निफ्टी निचले स्रोत से करीब 100 पॉइंट्स उधरकर 25,750 के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और 4GPT शेयरों में जोश। अनुमान के मुताबिक नतीजों से 4% भागा गोदरेज कंज्यूमर। वहीं CLSE की बुलिश रिपोर्ट से चला वेदांता। साथ ही रिजल्ट्स के बाद BPCL और फिनिक्स मिल्स में मजबूती। उधर स्पॉटलाइट LIC हाउसिंग सिंजिन चले और 4GPT स्टॉक यूनियन बैंक HPCL और फार्मा में भी रौनक का। रियल्टी शेयरों में आज जोरदार तेजी, 2.5% चढ़ा इंडेक्स। PSU बैंक और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 1.5 से 2% चढ़ा। साथ ही तेल, गैस, फार्मा और मेटल शेयरों में भी रौनक, लेकिन FMCG और IT शेयरों पर दबाव। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट और जापानी बैंकिंग दिग्गज मित्सुबिशी के 20% हिस्सा खरीदने से भागा श्रीराम फाइनेंस। शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। वहीं रिजल्ट्स के दम पर करीब 5% चला बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन Q2 के बाद पतंजलि फूड्स, टाटा केमिकल्स और JK सीमेंट में मुनाफा वसूल। दूसरी तिमाही में 14% बढ़ा टाटा कंज्यूमर का वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी के मुनाफे में 10% की दिखी बढ़त। मार्जिन का आंकड़ा भी अनुमान से बेहतर। बाजार को अब भारतीय एयरटेल, टाइटन और पावर ग्रिड के नतीजों का इंतजार। नतीजों के लिहाज से कल एक बड़ा दिन। SBI, M&M और इंडिगो समेत निफ्टी की 5 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। 7% घट सकता है SBI का मुनाफा। साथ ही NIMs पर हल्का दबाव मुमकिन। साथ ही वायदा की 5 और कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र वीरेंद्र जी और मार्केट ने निचले स्रोत से हालांकि रिकवरी दिखाने की कोशिश की। निफ्टी फ्लैट कारोबार, बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें निचले स्रोत से अच्छी खासी रिकवरी। अब PSU बैंक्स के साथ तो पिछले कुछ सत्रों से मिल रहा है और आज भी PSU बैंक्स ने लीड किया। कैसा लग रहा है मार्केट इन स्तरों पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और स्पेशली अगर आप बात करें लेवल्स की, तो यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ट्रेडर्स? देखिए श्रेया, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट श्रेया, हमने लास्ट सेशन में एक शॉर्ट खेला था श्रेया। 25827 779 के नीचे शॉर्ट करिए और शुक्रवार को कैरी भी कराया था। सुबह 60 पॉइंट का डिप मिला। इंटेंशन क्या थी श्रेया? अगर हम 25,800 को तोड़ चुके थे शुक्रवार को, तो इंटेंशन यही थी, व्यू यही था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2 पॉसिबल रेंजेस। फर्स्ट वन इज, लिखा है स्क्रीन पे, दैट्स बेस वन कहता है, देखिए 10 डेमा तोड़ने के बाद, कोई भी पुट राइटर जोन तोड़ने के बाद जो एक लॉजिकल टारगेट होता है वो होता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन। तो 2 बातें हुई थी, आइदर वी विल गो टुवर्ड्स 20 डेमा और माइट बी जिस प्रकार का सेलिंग प्रेशर FIs की तरफ से रहा है श्रेया पिछले 3 सेशन में, वो अगर आपको बेस 2 भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट इन बोथ केसेस अगर ये बाजार टिक रहा है बेस 1 पे, तो प्लीज कवर योर शॉर्ट, एक लॉजिकल टारगेट मान के चलिए। और अगर बाजार एक पुल बैक लेता है तो बाजार फिर चला जाएगा रेंज में। क्लियरली मेंशन था स्ट्रेटेजी में, इन दैट केस द रेंज परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। अब हम धीरे धीरे RS1 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं।
अब आपने देखिए शॉर्ट खेला या फिर बेस वन से लॉन्ग खेला, मेरे को नहीं मालूम आपने क्या खेला, बट आज का ये दिन सोमवार, कल का दिन मंगलवार यानी एक्सपायरी, इट्स एन एप्रोप्रिएट केस फॉर रेंज बाउंड ट्रेड। ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करता है क्योंकि कल एक्सपायरी है। आपको वाइल्ड पुट्स के प्रॉफिट मिले, मतलब राइटिंग के लिए मौका मिला, अब आपको कॉल पे मिल रहा है। वी आर इन बिटवीन 10 डेमा एंड 20 डेमा। 20 डेमा हमारे नीचे है, 10 डेमा हमारे ऊपर है। एक बात याद रखिएगा, वी आर ट्रेडिंग एट 25,780। हमारा 10 डेमा अलाइंड है करीब करीब 25,786 पे, और सबसे बड़े कॉल राइटर्स, अब कॉल राइटर्स लेके आइए, प्लीज स्टैट्स लेके आइएगा। शुक्रवार को भी सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई थी 25,800 पे। तो अगर मुझे डायरेक्शनल ट्रेड करना होगा इन एंटिसिपेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 2.16 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है 25,800 की कॉल पे। अभी भी मैं कह रहा हूं स्टिल इस प्राइस पर 2:02 पे इट्स अ रेंज बाउंड, बट रेंज बाइसेक्ट होगी फॉर अ डायरेक्शनल लॉन्ग ट्रेड ओनली अबाउट 25,826। RS1 फिर लेके आइए स्क्रीन पे। अगर हम 25,226 की ट्रेजेक्ट्री को पार करते हैं, इन दैट केस वी विल प्रिपेयर फॉर हायर साइड, बट टिल द टाइम आप 25,829 के नीचे हैं, द रेंज विल परसिस्ट बिटवीन RS1 यानी 25,829 और वहां पे 20 डेमा यानी करीब 25,630। अभी शेयर मेरे को निफ्टी पर यही व्यू है, डायरेक्शनल ट्रेड में तभी लूंगा जब 25,829 निकल जाएगा। अदरवाइज दिस रेंज below 10 डेमा एंड above 20 डेमा belongs to option writers। शेयर ओके, निफ्टी पे फिलहाल ये व्यू 25,829 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तो और कन्विक्शन बनेगा फिलहाल निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी, वीरेंद्र जी, आज जिस तरीके से 400 पॉइंट के करीब करीब बैंक निफ्टी में आज रैली, और PSU बैंक इंडेक्स देखिए आप, यहाँ पर शानदार आउट परफॉर्मेंस, ये निफ्टी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी, यहाँ पर क्या रिस्क लिया जाए, यहाँ पर कमाई के मौके दिख रहे हैं आपको? देखिए श्रेया, मैंने सुबह भी कहा था और मैंने शुक्रवार को भी कहा था जब आशीष मेरे साथ इस कार्यक्रम में थे कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को। शॉर्ट का व्यू सिर्फ था किस पे? निफ्टी पर। निफ्टी बैंक स्ट्रांग था, क्यों? एक अंश उसका निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स स्ट्रांग है, वाइल लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं। और एक और बात, जो FIs की कैश की सेलिंग थी, डेरिवेटिव्स की सेलिंग थी, वो हमारे दो बैंकों को टारगेट कर रही थी, दैट वाज HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक। आज वो रिलीफ है। तो बैंक निफ्टी एक स्विंग दे रहा है। मैंने शुक्रवार को भी कहा था और मॉर्निंग में भी कहा था, आई एम नॉट अगेंस्ट बैंक निफ्टी, मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। अगर आपको लॉन्ग करना है, किसी भी PSU बैंक को पकड़ लीजिए, पैसा बन जाएगा। द काइंड ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन, जो कॉल राइटर्स में कन्विक्शन नहीं है, जिस प्रकार का बिल्डअप है, ओनली फोकस ऑन PSU बैंक्स। देखिए श्रेया, हमने आज 10 डेमा के ऊपर जर्नी शुरू करी। मैं ये कहता हूं कि एक RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर हमें एक डायरेक्शनल लॉन्ग ट्रेड पे इंडल्ज होना है तो प्लीज 58,210 पे फोकस कीजिएगा। टिल द टाइम जब तक 58,210 नहीं क्रॉस हो रहा है, तब तक फोकस कीजिए सिर्फ स्टॉक्स पे। SBI, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक। SBI पे एक बार आप रुक भी सकते हैं क्योंकि कल इसके नंबर्स हैं, बट फोकस कीजिए PSU बैंक्स पे। बेटर देन इंडेक्स इट्स PSU बैंक्स, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स। लॉन्ग ट्रेड अगर बैंक निफ्टी में करना है तो मैं एक क्लियर एज की बात करूंगा। इट्स 58,210। क्यों? ऑप्शन स्टैट्स दिखे आइए। 58,000 पे शुक्रवार को पुट राइटर्स एग्जिट कर गए थे, तो उन्हें एक ब्रेकडाउन का फियर था, लेकिन आज वो फिर से आ रहे हैं वापस। लुक एट पुट राइटिंग एट 58,000, 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 2 लाख पुट बिकी है। अब 58,000 पे करीब 1161 का कॉल है और 58,200 पे करीब 3 लाख का, यानी कुल मिला के आउटस्टैंडिंग वाई इस रेंज में हो गया 15 लाख का। डायरेक्शनल लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी पे तब पिक करेंगे जब हम 58,210 के ऊपर आ जाएंगे। अदरवाइज जो निफ्टी रेंज बाउंड है वो अपने साथ निफ्टी बैंक को भी रेंज बाउंड रखेगा। बेटर टू टेक कॉल ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स इन PSU बैंकिंग बास्केट। क्लियर कट ब्रेकआउट अबव 58,210। श्रेया, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल, तो ये बैंक निफ्टी पे व्यू हो गया। इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करें PSU बैंक इंडेक्स में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने डिटेल में चर्चा कर ली। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी फ्लैट लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर, साथ ही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी। तो तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स का शुरुआत होगी। श्रीराम फाइनेंस, रिजल्ट्स अच्छे थे, नंबर अच्छे लगे,
ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश, तो यहाँ पर आपको देखिए करीब करीब 7% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा शुरुआत से आज ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ, ऑटो सेल्स के नंबर आए, अच्छा परफॉर्मेंस 2% चढ़ गया। अपोलो हॉस्पिटल देखिए फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी खासी बाइंग, तो करीब करीब 1.25% से ज़्यादा की तेजी। SBI PSU बैंक का बड़ा ये जायंट स्टॉक और लगभग 1.5% ऊपर आज के सत्र में। इसके अलावा वायदा बाजार से आप देखेंगे तो HFCL करीब करीब 5%। बैंक ऑफ बड़ौदा रिजल्ट्स अच्छे थे। हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल ब्रोकरेजेस के करीब करीब 4.5% की तेजी। गोदरेज कंज्यूमर ये भी बिग स्टॉक्स में शुमार, रिजल्ट अच्छे, 4.5% से ज़्यादा उछल गया। वेदांता भी रिजल्ट्स अच्छे, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश, 4% की बढ़ोतरी। लेकिन अच्छे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स पर डेंट पड़ा है? मारुति सुजुकी फ्राइडे को नंबर आए थे, हालांकि आज जो ऑटो सेल्स के आंकड़े आए वो ठीक थे, लेकिन फ्राइडे के नंबर्स Q2 के उसके मुताबिक अगर आप देखें तो स्ट्रीट ने पनिश किया है, 3.5% डाउन। ITC आज तो गोता लगा गया 1.5%। TCS में IT थोड़ा कमज़ोर है भी, तो 1.5% यहाँ पे गिरावट। और BEL भी अगर आप देखें तो 1% से ज़्यादा लुढ़क गया आज के सेशन में। वायदा बाजार से पतंजलि फूड्स, इसके भी रिजल्ट आए थे, 4.5% डाउन। हिताची एनर्जी करीब करीब 2% डाउन। इन्फो एज नौकरी 2% और वोल्टास में भी आज मुनाफा वसूली 2% से ज़्यादा देखने को मिल रही है फिलहाल। तो ये बात होगी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। चलिए अब आपको कार्यक्रम का क्रम भी समझा देते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालवे, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी आज के हीरो ऑफ द डे लेकर आएंगे। साथ ही 2:20 पर टाटा कंज्यूमर के नतीजों का रिव्यू करेंगे अतिन मोता। 2:30 बजे सुदर्शन कुमार अक्टूबर ऑटो सेल्स के आंकड़े लेकर आएंगे। 2:40 पर गौरव ज्वालकर SBI के Q2 नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे। साथ ही दीपाली राणा महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजों का प्रीव्यू देंगी। आशीष चतुर्वेदी बताएंगे इंडिगो के नतीजे कैसे रहेंगे। वहीं कंचन नौटियाल इंडियन होटल्स का अनुमान बताएंगे आपको। 2:50 पर दूसरी तिमाही पर मोतीलाल ओसवाल की खास रिपोर्ट लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। साथ ही 3:10 पर हम वीरेंद्र से कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे। 3:15 पर BTSC और STBT कॉल्स भी लेंगे। ओके तो आपने शायद से ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझा। अब चलिए इंडल्ज होते हैं ट्रेड्स पे, डायरेक्शनल ट्रेड्स पिक करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे है प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर। ट्रेड आपका इस वक्त का? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अल्केम। अल्केम एक बेसिकली स्ट्रक्चर्स का पॉजिटिव है और आज एक मूव एनकरेजिंग है। ट्रेड करा है 5598 करीब 5600 के आसपास और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 5565 का। फर्स्ट टारगेट 5650, उसके बाद 5700 भी आते दिनों में देख सकते हैं इसके लिए, लेकिन हम 5650 के लिए रीजनेबल है अल्केम। ओके, अल्केम लैब ये गाबस की पिक हो गई। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार 1.5% की तेजी के साथ। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 1174 के नीचे रहेंगे। 1174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और आपके जो टारगेट है वो 1235 के आसपास के रहेंगे। यहाँ पर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 1200 वाला कॉल ऑप्शन 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 50 रुपीज 50 रुपए के टारगेट सेट। ओके, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज बहुत सारे FMCG काउंटर्स में एक मूव आ रहे हैं, तो प्लीज़ FMCG पर नज़र रख के चलिएगा। और अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून श्रेयान, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरी नज़र है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे, LIC पे, जो करीबन 924 के आसपास है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, रादर एक ब्रेकआउट मिला है 920 पे। 924 चल रहा है, तो मुझे लगता है 920 या अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से भी अच्छी अपसाइड अनफोल्ड हो रही है। तो अगर मैं चार्ट देखूं तो इसका जो टारगेट बनता है वो है करीबन 960 का, 950 960 ये रेंज होगा। 920 के ऊपर बाय होगा, 910 का स्टॉप लॉस होगा LIC ये पिक होगी राजेश सातपुते जी की। अच्छा परफॉर्म करता हुआ स्टॉक, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी इस समय की मेरी पिक मेटल से रहेगी, नैल्को से। नैल्को एक कंटिन्यूसली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं। 2-3 दिन की हमने यहाँ पे एक पुल बैक देखा था जिसने ट्रेंड एमआ पे होल्ड किया था और आज के सत्र में ऑलमोस्ट एक गैप अप के साथ यहाँ पे ट्रेंड रिजम्पशन देख रहे हैं।
लगभग 238.80 का प्राइस है। इसे बाय करें, 235 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 248 तक के टारगेट्स रहेंगे नालको में। ओके, नालको 238 पे आपका बाय कॉल। सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा कोटक बैंक पर। कोटक बैंक में एक एबीसी करेक्टिव खत्म हुआ है और यहाँ पर 40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर बोलिंगर से डेली चार्ट्स पर सपोर्ट लेकर फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2075 और टारगेट होगा 2225। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक की हो गई सोमिल जी की पिक। यहाँ पर खरीदारी की राय निचले स्रोत से देखिए कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा परफॉर्मेंस और डीज हाई पर फिलहाल कोटक 0.25% की तेजी के साथ। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि आप जॉट डाउन कर लीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस। गाबरसन ने चुना अल्केम लैब, यहाँ पर खरीदारी की राय 5650 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। कहा उन्होंने कि 5700 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये। और साथ ही मानस जी ने टाटा कंज्यूमर चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय 1200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1174 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपति जी की तरफ से आया लाइफ इंश्योरेंस LIC, यहाँ पर खरीदारी की राय 960 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 910 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमित जी ने नैल्को मेटल स्पेस से चुना है, अच्छा लग रहा है उनको। 248 तक के टारगेट, 235 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। सोमिल जी ने अभी कोटक महिंद्रा बैंकिंग स्पेस से चुना है, यहाँ पर उनको दमखम नजर आ रहा है। 2225 तक के टारगेट, 2075 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए फंडामेंटल आइडिया भी ले लेते हैं। शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी में अच्छी रैली, क्या किया जाए? कौन से स्टॉक्स आपकी तरफ से आएंगे? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है GSFC एक बढ़िया बेट साबित हो सकती है। 7,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 40% लगभग इंडस्ट्रियल केमिकल से भी आता है, 60% फर्टिलाइजर से आता है। कंपनी लगभग एक 2800 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर रही है 2-3 साल के स्प्रेड में, जिसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह की इम्प्रूवमेंट के साथ। और जनरली हमें लगता है कि फर्टिलाइजर में भी मूड माहौल सब्सिडी से रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन है वो आती हैं, उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव लगता है। 11-12 के मल्टीपल पे अवेलेबल है और हमें लगता है थोड़ा सा अगर नंबर्स में फॉरवर्ड में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल्स में एक्सपेंशन आ सकती है। गैस जो इनके प्राइमरी रॉ मटेरियल है, हमारा ये मानना है कि वहाँ पे एक लोअर ट्रेजेक्टरी रहनी चाहिए, तो गैस की कीमतें कम रहने की वजह से भी इनको फायदा होना चाहिए नाफ्ता स्प्रेड्स वगैरह में। और गैस एज अ रॉ मटेरियल भी इनको यूज होता है, तो वहाँ भी फायदा रहना चाहिए। तो 225 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से GSFC खरीदने की सलाह। ओके, GSFC पे आपका ये टेक है। और इस बीच में थोड़े से देखिए ब्रेकआउट्स, मैं कह रहा हूँ ना, आप कुछ देर के लिए अपने ध्यान जो है वो हटा के निफ्टी से ले जाइए न्यू स्टॉक्स पे। अभी कोटक सोमिल ने बात करी, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट है। एक ब्रेकआउट आपके स्क्रीन पे रखता हूँ, लुक एट RBL बैंक। सुबह से एक रेंज में था, एक जरा देखिए, जरा एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। मेरे स्क्रीन पर डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स में एक्टिविटी, क्या वाइल्ड मूव है मानस। इनफैक्ट मानस शुक्रवार को आपकी कॉल थी ना, ये हमने बात की थी मेरे ख्याल से। 330 के अबव क्या प्राइस प्रोजेक्शन है और इट्स क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट इस वक्त। जी तो देखिए बिल्कुल, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन वहां पर फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली थी। लेकिन कहीं से भी कोई भी चार्ट पे रिवर्सल के साइन नहीं है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, गिरावट पे अभी भी खरीदारी आ रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए 320 के स्टॉप लॉस से। और मेरा समझना है कि अगर आपको एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे अभी भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ से करीब करीब 25 से 30 रुपए का अपमूव RBL बैंक दिखा सकता है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि एक ऑप्शन ट्रेड ले ले, 330 वाला कॉल ऑप्शन RBL बैंक का, जो कि मेरे ख्याल से 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और अगर ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ पर आपको शायद 25 से 30 रुपए का प्राइस भी देखने को मिल सकता है 330 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो 25 से 30 रुपए का एक सेकेंड, जरा 10 रुपए पे ट्रेड कर रही है, 25 से 30 रुपए का 30 का कॉल का अगर आप देखें 330 की कॉल का प्रीमियम, ये टारगेट है यहाँ पर। और एक दो काउंटर्स, फिर उसके बाद हम अपने जो सेक्टोरियल लिंक्स हैं उनके ऊपर चलेंगे जहाँ पे मूव आ रहे हैं। सुबह मैंने लॉरस का जिक्र किया था, एक बार लेके आइए आप लोअर ट्रेजेक्टरीज पे प्लीज़ डाबर। राजेश सतपुते जी, मुझे मालूम है मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, ये कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं है, बट अगर आपको रिवर्सल खेलना हो तो डाबर को उसमें आप कहाँ प्लेस करेंगे। डे हाई पर आ रहा है, बट बहुत सारे मल्टीपल सप्लाई जोन्स हैं, या फिर अवॉइड करना चाहिए डाबर को इस वक्त। जी,
वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, मल्टीपल सप्लाई जोन है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो है इसका डेटा, और इसका डेटा बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 7% का जब पे प्राइस इज अप बाय 2.4%, तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्लेस होगा वो रहेगा 510 पे, जो इसका 200 डीएम है। अगर 510, 515 ये क्लस्टर आप कह सकते हैं, ये क्लस्टर हमारा टारगेट वन होगा। रियल ब्रेकआउट 510, 515 का क्लस्टर टूटने के बाद आएगा, जहां पे ये 540 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। सो अगर किसी के पास पोजीशन है, या किसी किसी का रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है, तो वो यहाँ पे पोजीशन बना सकता है। स्टॉप लॉस होगा 490 का। ओके, किसी का अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो इस लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। डाबर पे फिलहाल डेज हाई पर, और देखिए गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, साथ ही कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली फिलहाल देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर हमारे पैनल ने भी पिक किया। कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छा और डेज हाई पर आते हुए इटर्नल रखी एक बार स्क्रीन पर। वायदा के निफ्टी गेनर्स में शुमार 323 के लेवल पर और करीब करीब 2% आप आज के सेशन में। अमित जी, इटर्नल पिछले 6 महीने में इसने गजब के रिटर्न्स दिए हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखेंगे आप तो काफ़ी पैसा बनाया है। ऐसा ही 6 महीने इसका और आगे का रहने वाला है क्या इटर्नल? क्या व्यूज़ रहेंगे इन लेवल्स पर और क्या करना चाहिए? और जिनके पास नहीं है, ये भी कई सवाल आते हैं, क्या इटर्नल को इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है? श्रेया जी, इटर्नल में हमने एक फैंटास्टिक रैली देखी थी, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा यहाँ पे हम पुल बैक देख रहे थे। इस पुल बैक में 50 डे में वॉयलेट हुआ रिसेंटली, इनफैक्ट लास्ट सेशन में, और आज के सेशन में हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नियर टर्म डेली चार्ट्स पे हम देखें तो थोड़ा सा एक कंफर्मेशन आएगा जब हम 20 डे में वापस रिगेन कर लेंगे, जो कि लगभग 327 के आसपास है। तो एक बार अगर ये काउंटर 327 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर इस ट्रेंड में हम री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिलेगा। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 322 का, एंड प्रोबेबली फिर ये 335 340 की तरफ निकलेगा। सो इट्स अ कंडीशनल बाय। अगर 327 मैं आपको रोकना चाहूंगा अमित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट ऑन इटर्नल। एक बार वोडाफोन आइडिया लेके आइए। इट्स 8.94, 9 रुपए का प्राइस स्ट्राइक करता हुआ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर। दरअसल हम पिछली बार पूरा बाजार जो हतोत्साहित ये वोडाफोन को लेकर हो गया था कि शायद ये कहानी जो है वो सिर्फ अगर आप देखें तो एजिया जो ड्यूज हैं वहीं तक सीमित है। बट चीज़ अलग है थोड़ी सी। यहाँ पे मामला क्या है कि वोडाफोन आइडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लॉयर्स ने उनके माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा था इस करेक्शन और ऑर्डर में करेक्शन के लिए, और जिसके अंतर्गत SC टू अलाउ मॉडिफाई ऑर्डर इंक्लूडिंग AGR ड्यूज एंड पेनल्टीज एज वेल। ये असीम से समझते हैं। असीम, जरा इस पूरे मैटर को क्लैरिफाई कीजिएगा। आई थिंक इसमें इसको थोड़े बड़े प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए अब, क्योंकि इससे जो वोडाफोन के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। थोड़ा समझाइए पूरी खबर को। जी सही कहा, बहुत बड़ा रिलीफ है वोडाफोन आइडिया के लिए। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका में उसने कहा था कि उसका 9,500 करोड़ रुपए का जो एडिशनल AGR है उसको माफ कर दिया जाए, और दूसरी याचिका में उसने कहा था कि जो उसका जो AGR है उसका ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद अपना आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक पैरा 6 लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो रिलीफ है वो सिर्फ एडिशनल AGR की डिमांड तक ही सीमित रहेगी, जो सिर्फ 9,500 करोड़ रुपए तक की डिमांड की सीमित रहेगी। तो उसको लेकर के बड़ी सारी क्लैरिटी, कंफ्यूजन खड़े हो गई थी, क्या एडिशनल रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो आज जो वोडाफोन आइडिया के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका को मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट सरकार ने उस याचिका का सपोर्ट किया, और अब जो पुराना ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट को इसको मॉडिफाई कर दिया, यानी कि अब पूरी असीम मेरे को समझाइए खबर। असीम, मेरे को खबर समझाइए, क्या सबसे ये त्रुटि हुई है उस कॉन्टेक्स्ट को, उस एडिशनल पैराग्राफ को पढ़ने में? और इनफैक्ट अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लॉयर की सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट ने उस मुद्दे को मान लिया है कि ये सिर्फ एडिशनल AGR तक नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा जो बास्केट है रिलीफ का ये काफी बड़ा होगा, है ना? यही है ना मतलब?
जी सही कहा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उसका सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को, पुराने ऑर्डर को ऑलरेडी अब मॉडिफाई कर दिया, यानी कि ये पूरा एजीआर और ब्याज पेनल्टी उसके ऊपर ये ऑर्डर का रिलीफ होगा। तो करीबन 84,000 करोड़ रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया का एजीआर का ब्याज है और पेनल्टी है, तो उसको लेकर के पूरी रिलीफ अब कंपनी को मिलने का रास्ता साफ हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक लिमिटेड रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज वो अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और पूरी रिलीफ वोडाफोन आइडिया को दे दिया। तो अब सरकार आगे चल करके पूरी रिलीफ वोडाफोन आइडिया को आगे दे सकती है। उनका जो ब्याज है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी पेनल्टी है, उसको माफ कर सकती है, उसको कम कर सकती है। क्योंकि मैं भी जो टिप्पणी करूंगा ना वो थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिव हो जाएगी, बट आप इस टेलीकॉम क्षेत्र को मेरे साथ साथ ऑलमोस्ट लगभग 20 साल से देख रहे हैं। इस खबर को अगर मैं वोडाफोन के पर्सपेक्टिव से समझूं, इसका मतलब क्या है? अगर इतनी बड़ी राहत देने पर सरकार ने मान ली है बात, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अब थोड़ा समझाइए, खुले शब्दों में बोलिएगा इस बात को। देखिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीबन 84,900 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर का ड्यूज बकाया, इसमें ब्याज और पेनल्टी की काफी सारी रकम इसमें शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि आपका जो एडिशनल एजीआर का ब्याज और पेनल्टी है उसको भी वेव ऑफ करने की हमको इजाजत दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पूरी तरह से पॉलिसी डोमेन है, सरकार चाहे तो इसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसको पूरी बाकायदा लिख दिया कि ये पॉलिसी डोमेन है और सरकार इसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो यानी कि सरकार ब्याज के जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, एजीआर का जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, उसके ऊपर वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखित तौर पर आज दे दिया। बिल्कुल बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को इस मामले में। शुक्रिया असीम जी तमाम खबर को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। शरद जी, बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से पहले के वर्डिक्ट को मॉडिफाई किया गया है, पूरे ही एजीआर साथ ही पेनल्टी, एजीआर बकाया और पेनल्टी के मामले में बड़ी राहत। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? क्या वोडाफोन के जो बुरे दिन थे अब वो क्या धीरे धीरे धूमिल होते जाएंगे? यहाँ से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को फिलहाल? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप ब्रेकअप देखें तो पेनल्टीज और इंटरेस्ट का पोर्शन काफी ज्यादा था एक्चुअल ड्यूज के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से शायद 60-40 या 70-30 ऐसा रेशियो था। तो ये काफी बड़ी राहत है। अब फाइनली इस पे कॉल क्या लिया जाता है, कितनी राहत दी जाती है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की है, गवर्नमेंट भी शायद चाहती है कि तीसरा चौथा प्लेयर एक्टिव रहे मार्केट्स में। कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, मार्केट के लिए भी अच्छा है, और उसके लिए जो भी सुविधाएं इनको देनी चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अफलोट रह सके। क्योंकि एजीआर ड्यूज के संग वोडाफोन का अफलोट रहना तो काफी मुश्किल है जिस टाइप की आउटस्टैंडिंग है। तो बैलेंस शीट प्रेशर काफी हद तक ईज हो जाता है। आज कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स की भी बात आ रही है कंपनी में, स्टेक चेंज वगैरह की। तो मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट आपको एट द सेम टाइम समझना होगा कि जहाँ ये बैलेंस शीट के इश्यूज को हैंडल आउट कर देगा, लेकिन बिजनेस के लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट आनी है उसको जो समय लगेगा वो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 5G वगैरह में भी ये काफी लेट मूवर रहेंगे। तो वो कैसे एड्रेस करते हैं और वापस वो ग्रोथ जो अभी तक मिसिंग है वो कैसे वापस लाते हैं ऑन बोर्ड, वो एक चैलेंज रहेगा। बट बैलेंस शीट के लेवल पे मुझे लगता है काफी हद तक प्रॉब्लम अब इस न्यूज के बाद रिजॉल्व हो जाती है और बैलेंस शीट में जो वो एक्सेसिव प्रेशर था वो एब्सॉर्ब हो जाता है। तो जो मेक और ब्रेक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ठीक है लेके रख देते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो राइट ऑफ, उनके लिए अभी भी सेंस बनता है। बट अगर आप बिजनेस पे अभी भी बेट करना चाहते हो तो मुझे लगता है थोड़ा आपको और वेट करना चाहिए क्लैरिटी पे। ओके, वोडाफोन आइडिया 10% अप अभी तक फिलहाल। शानदार रैलीज पोर्टुगल काउंटर में, वर्टिकल राइज इस खबर के बाद। फिलहाल अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। शुरुआत से अगर आप देखें, आज गोदरेज कंज्यूमर और श्रीराम फाइनेंस में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है रिजल्ट्स के बाद। साथ ही रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आई है। इसको और डिटेल में समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए, गोदरेज कंज्यूमर और श्रीराम फाइनेंस में अच्छी तेज़ी क्यों? देखिए, दोनों स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो GCPL ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है। और दरअसल अगर आप देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 4% बढ़ी है, जो वॉल्यूम्स है 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और जो GST ट्रांजिशन का इम्पैक्ट है तकरीबन 3 से लेकर 4% का है। और सोप सेगमेंट को अगर हटा दें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है डबल डिजिट में आपको देखने को मिली है। अब खास बात यह कि कुछ नई कैटेगरीज में इन्होंने एंट्री की है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टॉयलेट क्लीनर्स कुछ नए लॉन्च किए हुए हैं और साथ में
में मेंस फेस वॉश, ये अगर आप देखें तो बड़ा मार्केट है और दोनों सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की जाती है। लेकिन मार्केट अगर आप देखें तो रिएक्ट कर रहा है मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आई है, और जिसमें ये बता रहे कि जो मार्जिन है फिलहाल के लिए बॉटम आउट हो गए, यानी अगले 2 क्वार्टर्स आपको यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। और जो सेकेंड हाफ होगा यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया बढ़त है। हालांकि जो मार्जिन की गाइडेंस है लोअर एंड 24 से लेकर 26% की, इसके आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मार्जिन रिकवरी के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ज़्यादा उत्साहित है, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 43 टाइम्स FY27 EPS पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खास एक्शन अगर आप देखें तो श्रीराम फाइनेंस इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें दरअसल अगर आप देखें तो नतीजे जो आए थे शुक्रवार को, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और कुछ खबरों के चलते भी एक इम्पैक्ट बड़ा देखने को मिल रहा है। अब NII अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ी है। जो क्रेडिट कॉस्ट आया इस तिमाही के दौरान, ये अनुमान से तकरीबन अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, और जो निम्स हैं ये भी बता रहा है मैनेजमेंट की आगे जाके अच्छे इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप टोटल AUM देखें तो 2.8 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी बढ़िया बढ़त है। लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप देखें तो 3% की बढ़त देखने को मिली है, और सेकेंड हाफ में जो AUM ग्रोथ का टारगेट है 16 से लेकर 17% का है। और कंपनी बता रही है कि जो गोल्ड लोन सेगमेंट है यहाँ पर खास फोकस है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात कॉन्कॉल के दौरान भी नजर आई कि मैनेजमेंट अगर आप देखें तो पूरी तरीके से वेलकम कर रहा है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से बोर्ड लेवल पर डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि NBFC है तो उन्होंने ये कह दिया कि इस पैसा तो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, तो इसकी तो ज़रूरत होती ही है। और थोड़ी देर पहले अगर आप देखें तो मनी कंट्रोल के सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि MUFG ये एडवांस स्टॉक में है श्रीराम फाइनेंस में तकरीबन 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और 3 से लेकर $4 बिलियन के आसपास का निवेश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस फ्रेश इशू के बाद अगर आप देखें तो बोर्ड में 2 पोजीशंस में यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, और आगे की भी जितने फंड रेजिंग होंगे इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो डील का प्राइस है लाइकली 760 से लेकर 780 रुपये के आसपास है, और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो FY27 फॉरवर्ड तकरीबन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। तो अट्रैक्टिव स्टॉक है, खबरों की भी 6% से ज़्यादा का मूव। बिल्कुल 6% से ज़्यादा का मूव श्रीराम फाइनेंस में, और रिजल्ट भी अच्छे, और साथ ही इस बड़ी डील के बाद ये मूव देखने को मिल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर का आशीष ने जिक्र किया, और FMCG स्पेस से देखें आप टाटा कंज्यूमर और कई सारे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद। लेकिन रिजल्ट्स में ऐसा क्या आया जो मार्केट को भाया, वो समझ लेते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, अगर हम बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो वहाँ जो सूट है उसी तरीके से टाटा कंज्यूमर में भी आपको दिखेगा कि दोनों ही नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स अच्छे तर्ज पे मोमेंटम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अर्निंग्स आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी कि ओवरऑल जो मुनाफा है या आपको 364 करोड़ से बढ़ के 404 करोड़ होता हुआ नजर पड़ रहा है। एबिटा मार्जिन्स भी आपको डिस्पाइट द फैक्ट दैट यहाँ GST ट्रांजिशन था, स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अनुमान से बेहतर मार्जिन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप इंटरनल्स देखें टाटा कंज्यूमर के, तो जो इनका इंडिया ब्रांडेड बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसकी वॉल्यूम ग्रोथ 14% रही है। एक्सपेक्टेशन था हाई सिंगल डिजिट का। और अगर हम टाटा संपन्न की बात करें, जो इनका ब्रांडेड पल्सेस प्रोडक्ट है, यहाँ 40% की ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। इसके अलावा जो पॉजिटिव सरप्राइज था वो था इंटरनेशनल बिजनेस में, जहाँ 9% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई है। स्टारबक्स में एक पॉजिटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और कैपिटल फूड्स यानी जो चिंग्स का इन्होंने एक्विजिशन किया था, जो चाइनीज़ मसाले और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया और टाटा सोलफुल, इनको थोड़ा बहुत GST ट्रांजिशन का इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ा, जो नॉर्मल है गिवन द फैक्ट दैट बहुत सारी FMCG कंपनियां ऑलरेडी इस विषय पे बोल रही हैं। तो अगर हम GST ट्रांजिशन को हटा दें तो जो ग्रोथ है और जो मार्जिन है अनुमान से काफ़ी बेहतर, और इसीलिए स्टॉक अभी डेज हाई पे 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। यतिन ने बहुत सरलता से आपको संक्षेप में समझाया भी। और टाटा कंज्यूमर यकीन मानिए टेक्निकली इज़ द बेस्ट, बेस्ट प्लेस्ड FMCG स्टॉक का। आपकी राय क्या होगी इस पर राजेश सतपुते जी? मतलब आप समझिए 23 सितंबर 2024 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैजेक्टरी में, मेरे ख्याल से एक मैरिको भी स्ट्रॉन्ग था, बट उसमें टर्बुलेंस बहुत रहती है। पर ये बहुत ही क्लीन चार्ट, आपने एक सप्लाई जोन पूरा का पूरा अप्रैल का पार कर लिया। जिस प्रकार का हमें नंबर पुश मिला है, राजेश जी क्या लग रहा है व्यू यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये काउंटर अगर आप देखें तो उस पैक में, पूरा FMCG पैक में इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी 1 नॉच बेटर है, +1 कह सकते हैं आप। 1200 के ऊपर, जहाँ पे 1200 के आसपास जो कॉल राइटर खड़े थे, वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। और मुझे लगता है ये जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो है करीबन 1240 से 1260। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो वो टारगेट दिखता है।
तो 1240 के टारगेट के लिए अब एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके काम करेंगे 1240 का, 1200 के ऊपर का बाय रखेंगे और 1190 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे टाटा कंज्यूमर। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ओके, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मोमेंटम कंटिन्यू होने की यहाँ पे बात कही गई है। टाटा कंज्यूमर डेज हाई पर रिजल्ट अच्छे लगे हैं मार्केट को। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। कहाँ बनेगा मौका कमाई का, ये समझाने के लिए हैं प्रकाश गाबर से राजेश साधवते जी और सुमिल मेहता जी। सुमिल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगे कैश कॉल की। बताइए कौन सा स्टॉक चुना आपने? मैंने चुना है होम फर्स्ट, और होम फर्स्ट में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, 200 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। आज 5% अप है, लेकिन मुझे लगता है कि ये और भी अच्छी रैली दिखाएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 1218 पर और ऊपर में टारगेट होगा 1350। ओके, होम फर्स्ट आपकी बाय कॉल 1257 पैकेट रेट करता हुआ। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे? मुझे पसंद है इस वक्त वो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ट्रेड कर रहा है 8023, 7900 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 125 रुपए का स्टॉप है। नेक्स्ट फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 8200, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, ये गाबर से पसंद आ रहा है 8019 के लेवल पर 1.5% अप आज के सेशन में। राजेश सातपुते जी, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? श्रेया देखिए, मिंडा कॉर्पोरेशन के चार्ट के ऊपर मेरी नजर है। जब आपने मुझे सवाल पूछा था तो मैं यही चेक कर रहा था कि कहाँ मिड कैप में कहाँ मोमेंटम है। सो मिंडा कॉर्पोरेशन पे मेरी नजर है। मुझे लगता है यहाँ से 585 के आसपास का क्लोज है, 578 का स्टॉप लॉस रखे और इसका एक स्विंग का टारगेट, स्विंग का रेजिस्टेंस आएगा 600 से 605। सो मिंडा कॉर्पोरेशन इज अ बाय। ओके, कैश कॉल का हमने कैश कॉल ले लिया। सोमिल जी ने होम फर्स्ट सुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। गाबर सर ने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी और मिंडा कॉर्प चुना। राजेश सातपुते जी ने फिलहाल यहाँ पर अच्छे मूव्स आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और काउंटर्स में दिख रही थी जहाँ पर अच्छे मूव्स, और हमने थोड़ी देर पहले इटर्नल का जिक्र किया था डेज हाई पर। और फार्मा स्पेस से देखिए आप, अपोलो हॉस्पिटल डेज हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर रेड्डीज भी रखी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी डेज हाई के आसपास। तो फार्मा स्पेस में अच्छी खासी बाइंग। एक चार्ट चेक फार्मा स्पेस में, फिर आगे बढ़ेंगे। मानस जी, आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल का डेज हाई पर, साथ ही आप वायदा के बाद निफ्टी गेनर्स में शुमार भी है ये पर्टिकुलर काउंटर्स। क्या किया जाए इन लेवल्स पर? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स में करेक्शन आया था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। एक प्राइस रेजिस्टेंस है 7860 के आसपास, 7860। ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर खरीदारी करेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां पर आप पोजीशन को होल्ड करिए 7749 के स्टॉप लॉस से। लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदारी 7860 के ऊपर करेंगे। वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो उसके ऊपर आपको 150 रुपए तक की तेजी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, देखिए ट्रेड्स काफ़ी पूरे हो गए यहाँ पर, और इस क्लोजिंग में जो अब तक बहुत अच्छे ट्रेड्स आए उसमें से एक की अगर आप देखें, अपोलो हॉस्पिटल भी रहा, हमने टाटा कंज्यूमर पर डिस्कशन किया। आरबीएल को देखिए, मानस की कॉल थी 331, कहाँ हमने 329 से बातचीत की थी, क्या क्रैक हुआ? तो इस क्लोजिंग में हमें ट्रेड्स बहुत अच्छे मिले और निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ पर हम शेयर बात करते थे शुरू में। लेकिन मैं विषय को बदलना चाहूँगा, और यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप की उस यात्रा के बाद एक बहुत ही कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष अगर भारत की यात्रा करने जा रहा है तो वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत दौरे पर डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर की सरकारी कंपनियों को रूस के साथ एमओयू होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पूरी खबर पे हमारे साथ इस वक्त सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, बहुत ही बड़ा दौरा, मेरे ख्याल से स्पेशली जो इस प्रकार जिस पशुपेश में हम हैं भी, या फिर टैरिफ डील ना स्ट्राइक होने के बीच में बहुत सारी संभावनाएं भारत तलाश रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति की ये ट्रिप, आप इसे देख कैसे रहे हैं? और मेजर जो टाई अप्स हैं या फिर जो हस्ताक्षर हैं डील्स पे, वो कौन कौन सी हैं? जरा इसकी पूरी की पूरी संक्षेप में बताइएगा कि क्या क्या पॉसिबल है इस ट्रिप में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि रूस के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में सामरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत बड़ा
कह सकते हैं ये एक बड़ी घटना होगी, बड़ा इवेंट होगा। और वैसे तो ये आ रहे हैं कि इंडिया रशिया एनुअल समिट होता है, उस समिट के तहत वो भारत आ रहे हैं और जो 5 से 6 दिसंबर के आसपास वो भारत आने की संभावना है 2 दिनों के लिए। लेकिन सामरिक दृष्टि के साथ साथ ये कारोबार बढ़ाने के लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 सेक्टर खास तौर से इस पूरे दौरे पर फोकस में रह सकते हैं। उनमें से एक है डिफेंस, दूसरा है फर्टिलाइजर। डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए दोनों देशों के बीच कई अलग अलग स्तर पर करार पर बातचीत चल रही है और अब बातचीत सफल होती है तो हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए तो उन करार पर दस्तखत होता हुआ आपको दिखे। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस में 3 इक्विपमेंट खास तौर से रूस के साथ खरीदने पर भारत विचार कर रहा है। उसमें S-57 फाइटर जेट, S-400, S-500 के लिए बातचीत यहाँ पे चल रही है। इसमें S-57 फाइटर जेट जो है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है और ये सिर्फ खरीदा नहीं जाएगा बल्कि भारत में इसे बनाया जाए इसकी संभावना यहाँ पे तलाशी जा रही है और भारत की कंपनी और रशिया की कंपनी के साथ यहाँ पे MOU की संभावनाएं तलाशी जा रही है। बातचीत कई दौर की हो चुकी है और हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए तो यहाँ पर आपको MOU होता हुआ दिखे। इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या है कि रूस के पास नेचुरल गैस का, अमोनिया का बहुत बड़ा भंडार है, तो वहाँ से ये सारे कच्चे माल ला करके यहाँ पे यूरिया बनाने की बजाय कई सारी फर्टिलाइजर कंपनियां इस बात की संभावना तलाश रही हैं कि वहीं पर रूस में रूस की कंपनियों के साथ MOU किया जाए, करार किया जाए, वहाँ पे यूरिया प्रोडक्शन का प्लांट लगाया जाए ताकि उनको सस्ता पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए भी कई कंपनियां रूस की कंपनियों के साथ बातचीत शुरुआती दौर की कर चुकी हैं और इसके MOU होने के भी आसार जताए जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो ये 2 सेक्टर के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है जब रूस के राष्ट्रपति भारत आएंगे और इस तरह की बातचीत होगी या फिर MOU होता हुआ दिखेगा तो। ओके लक्ष्मण जी, एक लिस्ट ऑफ अगर आप स्टॉक्स या फिर कंपनी बताएं, जैसे कि आपने कहा S-57, S-400, S-500, वैसे ही आपने अगर आप देखें तो यहाँ पर विभिन्न सेक्टर्स का जिक्र किया। एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, लिस्ट ऑफ कंपनीज जिनका पॉसिबली इस JV में सबसे बड़ा रोल होगा, किरदार अदा करेंगी वो। देखिए स्टॉक तो आप बताएंगे क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कंपनियां मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की खास तौर से PSU जो है, डिफेंस सेक्टर की PSU है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ रूस के कंपनी के साथ MOU होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन शुरुआती बातचीत हो चुकी है क्योंकि इसके लिए जो S-57 है उस फाइटर जेट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कंपनी अगर भारत में कोई है तो वो HAL है और HAL ने इसके लिए शुरुआती तैयारी भी कर चुकी है कि अगर ये करार होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इस तरह की ज़मीन HAL पहले से तैयार कर चुकी है और अब ये बातचीत किस तरह से नया मोड़ लेती है वो आपको देखना पड़ेगा जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आएंगे। अगर ये करार होता है तो अपने आप में सबसे बड़ा करार में से एक होगा, MOU होगा। हालांकि अभी शुरुआती बातचीत हुई है। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर की कई सारी PSUs हैं और 1-2 निजी कंपनियां भी हैं। उन कंपनियों ने भी शुरुआती बातचीत की है रूस के फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियों के साथ कि हम आपके साथ करार करेंगे और वहाँ पे जो अमोनिया है, जो नेचुरल गैस है, उसके इस्तेमाल करके हम वहाँ पे ये प्लांट लगाएंगे। तो वो भी एक बड़ा कदम आप देख सकते हैं कि वो भी MOU होने की संभावना यहाँ पर जताई जा चुकी है। दोनों ही सेक्टर में दोनों ही कंपनियों की जो मैंने जिक्र किया उसके लिए शुरुआती ज़मीन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ ये है कि इस पर सहमति बने, इसके शर्तों पर सहमति बने और फिर जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएँ तो इस पर दस्तखत होता हुआ दिखे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी डिटेल में ये पूरी खबर बताने के लिए और समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और डिफेंस एज ए स्पेस, फर्टिलाइजर एज ए स्पेस रडार पे रहेगा जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब आएंगे भारत दौरे पर। क्या कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी वो सब से पहले आप सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर देखेंगे। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज शुरुआत से अच्छी तेज़ी थी और इस खबर के बाद भी और डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए NFL RCF में अच्छी बढ़ोतरी। डिफेंस एज ए स्पेस हमेशा रडार पर रहा है और HAL जिस तरीके से बता रहे थे लक्ष्मण जी, S-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर यहाँ पर MOU साइन हो सकता है, संभावनाएं हैं। तो ये सारे स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। पालवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पालवीर जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले व्यू में आपसे HAL पर ही जानना चाहूँगी। आप सुन रहे थे लक्ष्मण जी को और जिस तरीके से सरकार अग्रसर होकर काम भी कर रही है इस पूरे स्पेस को लेकर, HAL इन लेवल्स पर कैसा लगता है आपको फिलहाल?
गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो हेल में अगर हम देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में, तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, और हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक 4720 4730 के लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर इसमें एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 4850 4900 की तरफ। तो एट दिस जंक्चर हमें लगता है करेक्शन के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है स्टॉक। यहाँ पे 4640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके हेल अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की राय। फर्टिलाइजर स्पेस का भी जिक्र हुआ था शो की शुरुआत में। सुबह हम आपको बता रहे थे जैसे कि यूपीएल हमारे पैनल ने पिक किया था, नवीन फ्लोरिन आप देखिए शानदार रैली, आरसीएफ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी। शरद जी अगर फर्टिलाइजर स्पेस में हाथ लगाना हो तो कौन सा स्टॉक आप चुनेंगे? जीएसएफसी तो मैंने अभी रिकमेंड किया ही है, बिल्कुल है। और इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर अगर थोड़ा डिप्स पे मिले तो एक डिसेंट कैपेक्स की वो बात कर रहे हैं। नवीन वगैरह में तो अच्छी खासी रैली हमने ऑलरेडी देख ली है। फ्लोरोकेम एग्रीकेम में मैं यूपीएल पे अभी भी बुलिश हूँ, मुझे लगता है बहुत बड़ी री-रेटिंग की गुंजाइश वहाँ अभी भी है। और फ्लोरोकेम वाले सेक्टर में मेरे हिसाब से गुजरात फ्लोरो एक बढ़िया बेट है, शुरुआती 4800 रुपए तक के लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। ओके तो ये कुछ काउंटर्स आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। अब हमने डिफेंस स्पेस की बात कर ली, फर्टिलाइजर स्पेस की बात कर ली, अब ऑटो स्पेस की भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर में ऑटो बिक्री नंबर्स आए और शानदार रही हैं। जीएसटी कट और फेस्टिव सीजन के डिमांड का असर भी देखने को मिला है, लेकिन आंकड़ों को पूरी तरीके से समझते हैं और ये समझाने के लिए हमारे साथ सुदर्शन कुमार मौजूद है। सुदर्शन जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो अगर जो पहले बात करें तो ये पहला मंथ ऐसा है जहां पे आपको फेस्टिव सीजन का जीएसटी रेट कट का सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर जो एक लाइन में बोलेंगे तो सेल्स अच्छा है। सरप्राइजिंगली एक सेगमेंट जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और टू व्हीलर के सेल्स लार्जली इन लाइन है और स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस हैं। तो स्टार्ट करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा से। उनका ऑटो सेगमेंट है, कंटिन्यूसली एसयूवी सेगमेंट उसको लीड कर रही है, जहां पे ग्रोथ हमें देखा गया है 27% का। अगर जो उनका ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ देखा गया, ग्रोथ आया 13%। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो फ्लैट रह सकता है। और ट्रैक्टर सेगमेंट का अगर जो वाहन डेटा भी देखेंगे तो ये वो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख रही है, क्योंकि और वो आपको बता रही है कि रूरल में पिकअप अच्छा है। दूसरा आते हैं मारुति। मारुति का भी सेल्स अच्छा रहा, उसको लीड किया है कॉम्पैक्ट सेगमेंट जिसमें आपको ब्रेजा का मॉडल आता है, बलेनो आता है, वो सेगमेंट ने अच्छा ग्रोथ किया है। और एसयूवी सेगमेंट में भी 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। और मारुति ने बोला है कि उन्होंने कुछ एक न्यू लॉन्चेस किए थे, उसके कारण भी ग्रोथ अच्छा हुआ है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पे। सीवी सेगमेंट इनका बहुत अच्छा किया। आपकी जो अभी लिस्टेड कंपनी वो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। तो टोटल की अगर जो बात करें तो वहाँ पे 20 से 25% का ग्रोथ देखने को मिला है और दोनों सेगमेंट्स ने अच्छा किया है। कमर्शियल व्हीकल में बहुत महीनों के बाद ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। अशोक लेलैंड का एक सेगमेंट जो कि कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रही थी वो है बस सेगमेंट। उसने रिवर्स किया है वो अंडर परफॉर्मेंस। इस बार उसमें कम से कम 34% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसके कारण उसके भी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं। एक सेगमेंट जो फोर व्हीलर, एक कंपनी जो फोर व्हीलर में अंडर परफॉर्म की है वो है Hyundai। रीजन है उसका डोमेस्टिक सेल्स अंडर परफॉर्म किया और एक्सपोर्ट्स में पिछले कुछ एक महीनों के अगर से कंपेयर करेंगे तो इस महीने का ग्रोथ बहुत कम है, जस्ट 11% है एक्सपोर्ट में ग्रोथ। अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें, 3 कंपनीज ने अपने सेल्स अनाउंस किए हैं, टीवीएस मोटर, आयशर और बजाज ऑटो। तीनों के सेल्स अच्छे हैं, ऑलमोस्ट इन लाइन अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस है। और आयशर मोटर्स का जो रॉयल एनफील्ड है उन्होंने एक अच्छी बात बताया कि फेस्टिव सीजन में जो उनका ग्रोथ रहा है वो ऑलमोस्ट 26% रहा है। उनका मंथली एवरेज रहता है 10 से 15% का। तो ओवरऑल अक्टूबर महीने बहुत अच्छा रहा, लेकिन आगे देखने को का होगा कि कंपनी क्या आउटलुक देती है, क्योंकि सारे एस्टिमेट्स में लोगों ने आउटलुक बढ़ा दिया था FY26 जीएसटी रेट कट और फेस्टिव सीजन के डिमांड के कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे एनालिसिस के लिए ऑटो सेल्स के। शायद आपको नंबर्स कैसे लगे? सुदर्शन से आपने पूरा समझा इनफैक्ट नंबर्स को भी। आयशर आई थिंक क्लास था इन सभी नंबर्स में। आपका टेक क्या है? आई मीन यहाँ से अभी भी किसी स्टॉक को आप इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स फिगर, मंथली सेल्स फिगर अगर राइट करना चाहें वो कौन सा होगा?
मेरे हिसाब से शायद हीरो मोटोकॉर्प अभी भी वैल्यूएशन वाइज हमें सबसे ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है मंथली नंबर्स के हिसाब से, तो आयशर के नंबर्स ही बेटर है बाकी के कंपैरिजन में। और मुझे लगता है आगे जाके आपको थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज नई लॉन्चेस की वजह से मिलेगा। तो टू व्हीलर्स में हमें लगता है वैल्यूएशन वाइज हीरो मोटोकॉर्प सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है, और फोर व्हीलर्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो ऑप्शन अभी अवेलेबल है उसमें से वो एक अट्रैक्टिव बेट लगती है। और एक बार कमर्शियल व्हीकल लिस्ट होता है तो एक बार वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा, बट हमारे हिसाब से वो भी एक अट्रैक्टिव बेट होनी चाहिए आने वाले समय में। तो प्राइमरली कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अभी तो है नहीं अवेलेबल, बट पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स और टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प मेरी टॉप बेट्स हैं। ओके, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प ये दो स्टॉक्स रखे हैं आप रडार पर। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शन का भी वक्त हो रहा है। हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शन के लिए हैं मानस जायसवाल जी, राजेश पालवे जी और अमित सेठ जी। अमित सेठ जी, आपसे शुरुआत, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया? जी शेयर जी, प्रेस्टीज एस्टेट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉक एक मूविंग एवरेजेस से पुल बैक दे रहा है। 1800 का प्रेस्टीज एस्टेट का कॉल ऑप्शन लगभग 53 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, 53 का ऑप्शन है, टारगेट्स रहेंगे 75 रुपीज के। ओके, प्रेस्टीज राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, यहाँ पे भारत फोर्ज पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और हमें लगता है यहाँ पे 1360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 31-32 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है टाटा मोटर भारत फोर्ज का ये ब्रेकआउट स्टॉक को 1380-1390 की तरफ लेके जा सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 42 रुपीज से 45 रुपीज की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 1360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 26 रुपए के आसपास। ओके, भारत फोर्ज ये अच्छा लग रहा है फिलहाल। राजेश जी को, मानस जी आपकी पिक? तो देखिए शेयर जी, फिनिक्स लिमिटेड के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो फिनिक्स लिमिटेड का 1760 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 47 रुपीज पे ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 90 रुपीज 90 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, फिनिक्स मिल्स आपका 1760 का कॉल। 3 ट्रेड्स हमने पिक करे यहाँ पर। एक बार निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा बस। अभी भी जो हमने 2 बजे बात की थी वो एक क्लासिकल केस है। दोनों ऑप्शन राइटर्स साहब एक बार फिर से लिखे आइएगा दोनों कॉल्स और पुट्स। जरा देख रहे हैं कि हम पॉसिबली 248 तक एक निर्णायक राइटिंग हो जाती है। 248 तक, 243 तक, 35 तक एक निर्णायक राइटिंग हो जाती है। लुक एट 25,800, 2.16, 1 करोड़ यहाँ भी की, और 25,700 पे 1.48, 2.34 ये, यानी करीब करीब कितना हो गया, 4.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी हम रेंज लेके जा रहे हैं कल के लिए। वो कहते हैं ब्लास्ट आउट ऑफ रेंज ऑन एक्सपायरी डे पॉसिबल ओनली अबाउट 8 to 9, और नीचे अगर 20 डे में तोड़ें। ट्रेड्स पूरे हो गए ऑप्शंस के भी। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बाज़ार में अभी, जो चीज़ें कुछ मूव दे रही है। एक बार आप LNT लेके आइए। LNT 3980 पे पोस्ट नंबर्स ये थोड़ा सा क्रैक हुआ है और आज 3980 पे ट्रेड करता हुआ। आपकी राय क्या कह रही है अमित यहाँ पे? अभी इसको राइट करना चाहिए, इस डिप को यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अगर आप 2 महीने को देखें तो एनी डिप क्लोजर टू 10 डे में LNT पे वो फ्रूटफुल रहा है। इस प्राइस पे आपका टेक क्या LNT पर? जी वीरेन जी, वन साइडेड रनअप हमने LNT में देखा है, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। तो आज का जो बेरिश कैंडल, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। एक रनअप जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया था, स्टॉक अपने 10 डेमा की तरफ जा रहा है। 10 डेमा लगभग 3940 के आसपास है और 20 या 3870। तो 1-1.5% का अगर डिप मिले लगभग 3925, 3930 के आसपास, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से एक अच्छा एंट्री जोन होगा वापस। इन दैट केस स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3900 का और ट्रेंड को फिर से राइट करेंगे। ओके, फिलहाल ये व्यू LNT पर, ये स्ट्रैटेजी अब अपनाए, लेवल्स बता दिए गए हैं आपको। चलिए अब फटाफट से रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में SBI, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिगो समेत 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे। साथ ही वायदा बाजार से बात करें तो इंडियन होटल्स, माफ कीजिएगा, और समेत 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हैं गौरव ज्वलकर, दीपाली राणा, आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। PSU ने तो धमाका मचा रखा है, SBI के नतीजे भी आने हैं, क्या स्ट्रीट अनुमान लगाकर चल रहे हैं?
जी हाँ, अगर हम एसबीआई की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ की। ये सबसे बड़ा बैंक है और यहाँ पे अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे 10% की ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेस हमें देखने को मिल सकती है। डिपॉजिट्स ग्रोथ जो है वो भी इनलाइन ही रहेगी, लगभग 9% की ग्रोथ जो है ऐसा अनुमान है कि आ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अर्निंग्स की तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे कहीं पे एक फ्लैटिश नंबर हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कहीं पे 2% का एक डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करें अदर इनकम की तो वहाँ पे एक थोड़ा फ्लैटिश नंबर यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह से जो पीपीओपी है वहाँ पे लगभग 6% का डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसी के साथ साथ प्रोविजंस की तो यहाँ पे कुछ बड़ा रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा और इसी के चलते हुए कहीं पे जो प्रॉफिट है वहाँ पे एक 7% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी इसी नंबर्स के साथ अगर हम रेशियोज की बात करें तो सबसे पहले बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की। यहाँ पे कहीं पे एक सिंगल डिजिट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लगभग 6 बेसिस पॉइंट का नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में वो कहीं पे 2.85 के करीब हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट की तो यहाँ पे भी लगभग 4 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है क्रेडिट कॉस्ट में, वो भी लगभग कहीं पे 0.4% की रेंज में देखने को मिल सकता है। तो कहीं पे भी एक नेगेटिव नंबर जो है एसबीआई की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट अगर हम आज भी बात करें तो स्टॉक में कहीं पे एक उछाल है, मतलब कहीं पे एक ऑप्टिमिज्म जो है वो पहले से ही बिल्ट इन है। इसके बाद आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और ग्रोथ पे कमेंट्री क्या रहेगी वो देखना जरूरी रहेगा, बट एक स्टेबल नंबर और एक जो पॉजिटिव सरप्राइज है वो एसबीआई की तरफ से हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव सरप्राइज एसबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है, लेकिन बात यह है कि नंबर से पहले ही जैसे कि गौरव ने मेंशन भी किया कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत ही एग्रेसिव प्लेसमेंट है। और एक बात याद रखिएगा, जो मैं शुरू में आपको रणनीति बता रहा था निफ्टी के लिए 58,200, 58,300, ये एक सप्लाई जोन पार हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा हुआ है। एसबीआई के नंबर्स जब आने वाले होते हैं ना, निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं फंसा होता है। और अगर एसबीआई के नंबर थोड़े भी ठीक रहे तो ये अपने साथ निफ्टी बैंक को 400-500 पॉइंट प्रोवाइड करने के पोटेंशियल रखता है। बट इस बार ये बहुत ही एग्रेसिव प्लेसमेंट के साथ जा रहा है इन नंबर्स। खैर आएंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले चलते हैं दीपाली के पास एक और एग्रेसिव नंबर को समझने के लिए, दैट्स M&M। दीपाली की एक्सपेक्टेशन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टैंड अलोन बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेडी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी ग्रोथ हम स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पर, एबिटा फ्रंट पर रिपोर्ट करते हुए देखेंगे कंपनी को। नेट सेल्स में 20% की ग्रोथ आ सकती है। मुनाफा सिर्फ 4% बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जो एक्सपेक्टेशंस है वाईवाई बेसिस पे। वहीं एबिटा देखेंगे तो 22% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये 4780 करोड़ के आसपास रह सकता है आंकड़ा। और एबिटा मार्जिन स्लाइटली इंपैक्ट हो सकते हैं या फ्लैट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 14.2% के आसपास एक्सपेक्टेड है वर्सेस 14.3%। दरअसल जो रेवेन्यूज में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है उसके पीछे स्ट्रॉन्ग ऑटो और ट्रैक्टर वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में जो ट्रैक्टर वॉल्यूम्स थे वहां पर 32% की ग्रोथ रही है, तो उससे काफी इंपैक्ट पॉजिटिवली पड़ा है रेवेन्यूज पर। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी कम जो बढ़ रही है उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो वीकर प्रोडक्ट मिक्स इनका रहा है, ईवीज का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है जहां पर उतनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स कंपनी एंजॉय नहीं करती है। साथ ही साथ एवरेज सेलिंग प्राइस भी जो रहा वहां भी उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसीलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट देख रहे हैं ड्यू टू हायर ईवी मिक्स की वजह से देख रहे हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस देखेंगे तो ट्रैक्टर के एवरेज सेलिंग प्राइस में 0.5% के आसपास की ग्रोथ इस क्वार्टर में ओवरऑल रह सकती है और यही कारण है कि जो मार्जिन्स हैं वहां भी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली एबिटा और रेवेन्यू फ्रंट पर। ओके, नंबर्स ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। और साथ ही अगर आप ऑटो बिक्री आंकड़े की भी बात करें तो एस्टिमेशन के मुताबिक ही रहे और काउंटर में अच्छी रैली भी है आज के सेशन में। लेकिन इंडिगो की भी बात कर लेते हैं, नतीजों से क्या उम्मीद है। और इंडिगो देखिए नतीजों से पहले डेज हाई पर 1% की रैली के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा, निफ्टी के गेनर्स में शुमार। आशीष बताइए इंडिगो से क्या एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट को? स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ओवरऑल नंबर्स की बात करें या फिर जो इंटरनल आंकड़े एविएशन इंडस्ट्री के लिए खास होते हैं वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो कुछ रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स, ये एक मैट्रिक्स होता है एविएशन में। इसमें अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले आपको 9% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो पैसेंजर लोड फैक्टर ये ऑलमोस्ट 84% के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले साल ये 83% के आसपास था, यानी मीनिंगफुल अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एवरेज फेयर जो है ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी सीक्वेंशियली 2% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 6,214 करोड़। ये अगर आप देखें तो 1 मंथ फॉरवर्ड बुकिंग के लिहाज से, और अगर आप 15 डे फॉरवर्ड बुकिंग के लिहाज से देखें तो पिछले सीक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की गिरावट के साथ 6,304 का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और दरअसल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट फोकस भी कर रहा है, इंटरनेशनल कुछ एडिशंस के चलते तो यहाँ पर नजर आएगा। अब ओवरऑल नंबर्स में आपको बता देता हूँ तो घाटा पिछले साल भी आपको देखने को मिला था और इस बार भी अनुमान यह है कि 660 करोड़ के आसपास का घाटा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर एबिटा नहीं एबिटार देखते हैं, तो जो रेंट होता है इसको भी ऐड कर देते हैं, तो 14% के मार्जिन आपको पिछले साल के मुकाबले स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। एबिटार 8% बढ़ेगा, रेवेन्यू में 8% की बढ़त देखने को मिलेगी, यानी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। ओके, स्टेबल नंबर एक्सपेक्टेड है इंटरग्लोब एविएशन से फिलहाल, लेकिन इंडियन होटल्स की भी चर्चा कर लेते हैं, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। कंचन बताइए आप, इंडियन होटल्स के नंबर कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट के अनुमान आके चल रहे हैं? जी, अगर Q2 की बात करी जाए तो इंडियन होटल्स के नंबर्स में हमें एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि जो हमने मॉनसून देखा है ऑल ओवर इंडिया अगस्त और सितंबर के महीने में भी, इनफैक्ट मुंबई के अंदर बात करी जाए तो अभी भी मॉनसून जो है वो लगातार चलता ही जा रहा है। उसके चलते होटल इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली एक इंपैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। जिसके बाद कंपनी की अगर आप टॉप लाइन की बात करें यानी कि रेवेन्यू फ्रंट की बात करें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहां पे एक मेजर डेंट जो है वो लगता हुआ नजर आया है। हालांकि अगर हम बात करें इस टाइम पे मार्जिन्स की तो वो हमें हल्के फुल्के स्टेबल साइड में ही दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे आपको जो ध्यान में रखना होगा कि जो की डोमेस्टिक मार्केट है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, उस वहां पे किस तरीके की जो ट्रैक्शन है वो बनी हुई है। इनफैक्ट अब हम देख रहे हैं कि जो शादियों का सीजन है उसकी शुरुआत हो गई है, उसके चलते जो ऑक्यूपेंसी है होटल के अंदर वो किस तरीके की है, ऑक्यूपेंसी के साथ साथ जो एवरेज रूम का रेट है वो किस तरीके का उभर के आता है, तो ये की फोकस एरिया होगा। इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए Q3 के नंबर्स, जहां पे आपको फेस्टिव डिमांड और साथ ही साथ जो शादी है, वेडिंग सीजन है, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन Q2 के नंबर्स पस्त है। ओके, Q2 के नंबर्स पस्त आ सकते हैं फिलहाल, ये स्ट्रीट से अनुमान। बहुत शुक्रिया कंचन, आशीष और गौरव आपका रिजल्ट्स प्रीव्यू बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है चार का चौका का सीक्वेंस आपके सामने रख देते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम, राजेश पाल भी है, FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी के पास चला जाएगा। चार्ट का चमत्कार बताएंगे अमित सेठ जी और मिड कैप फंडा लेंगे शरद अवस्थी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। राजेश पालवे जी बताइए, सस्ता ऑप्शन के लिए क्या चुना आपने? तो श्रेया जी यहाँ पे बायोकॉन पसंद आ रहा है। बायोकॉन में अगर हम देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से वीकली चार्ट पे ये 4th कंसेक्यूटिव वीक होगा जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहा है। 380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 11 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब 17 रुपये से लेके 18 रुपये की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 8.5 रुपये के आसपास। तो 380 के स्ट्राइक का ऑप्शन बाय करना है बायोकॉन में। जी हाँ, बायोकॉन पिछले एक हफ्ते से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, अभी भी 380 की कॉल पिक करने की वकालत कर रहा है राजेश पालवे जी। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड आज का FNO सुपरस्टार। वीरेंद्र देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस IGL मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है और इसने अपने रेंज को आई थिंक आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट गैस है, बट ट्रिपल ट्रायंगल बॉटम पे आर्ली चार्ट पे इन पर्टिकुलरली 216 चल रहा है। 210 का स्टॉप लॉस रखे या इवन 212 का स्टॉप लॉस भी चलेगा। 212 के स्टॉप लॉस के साथ IGL बाय करे। इसका स्विंग का जो टारगेट आएगा वो रहेगा 222 से लेके 225। ओके, IGL FNO सुपरस्टार के लिए राजेश जी के बुक। अमित सेठ जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक आया? श्रेया जी, मेरी नजर भारतीय एयरटेल पे है। यहाँ पे 3 दिनों के पुलबैक के बाद स्टॉक ट्रेंड वहां से रिवर्स कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। 2071 का इसका प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2050 के लगभग।
और स्टॉप लॉस हम रखेंगे टारगेट रखेंगे 2120 का। शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। अब आज का मिड कैप फंडा कॉल पिक करेंगे। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा मेडी असिस्ट हेल्थ केयर कंपनी, देश की जानी मानी टीपीए है, ग्रुप इंश्योरेंस में लगभग 30% हिस्सा है। और हमें लगता है जैसे 3-4 एक्विजिशंस कंपनी ने पिछले कुछ समय में ऑलरेडी किए हैं और इसके अलावा भी अभी भी स्पेस में कंसोलिडेशन की गुंजाइश है, तो उसका फायदा मिलना चाहिए। एक AI/ML सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन किया है जिससे इनकी फ्रॉड डिटेक्शन बढ़ी है, कुछ सॉफ्टवेयर की मोनेटाइजेशन की भी बात कर रहे हैं जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह डिसेंट रहने चाहिए। अगले साल कंपनी 21 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर कर देगी और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 735 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से मेडी असिस्ट। ओके, फिलहाल ये हो गया है 4 का चौका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताते हैं आपको। इस हफ्ते 15 निफ्टी कंपनियों के नतीजों के साथ दूसरी तिमाही के रिजल्ट का सीजन कंक्लूड होने की ओर बढ़ जाएगा और अब तक के नतीजों पर मोतीलाल ओसवाल में एक अंतरिम यानी कि इंटरिम रिपोर्ट निकाली है। आशीष चतुर्वेदी से पूरी एनालिसिस समझते हैं। आशीष बताइए, क्या रिसर्च किया आपने? बिल्कुल, देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इसमें अब तक जो नतीजे आ चुके हैं इनका विश्लेषण है कि ये Q2 अब तक कैसा देखने को मिला और बिल्कुल इनलाइन देखने को मिला है। और शुरुआत में हमने बता दिया था कि ये स्लाइटली आपको बेटर साइड पर देखने को मिलेगा। तो दरअसल अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की कवरेज में 151 कंपनी है और इसमें जो ग्रोथ आपको देखने को मिली है तकरीबन 14% की है, जो कि अनुमान था मार्केट का 9% के आसपास, यानी बेटर देन एस्टिमेट्स है। वहीं बात करें तो जो अर्निंग्स का रिएक्शन आपको ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला है। एक मेटल्स इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, ऑयल एंड गैस यानी आप कमोडिटीज़ को देखें तो उनका प्रदर्शन बढ़िया है। 6% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन इनसे उम्मीदें ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 2% ग्रोथ की उम्मीद थी। वहीं बात करें निफ्टी की 27 कंपनीज जिनकी कवरेज और नतीजे अभी तक आ चुके हैं, इसमें 5% की ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन 6%, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया प्रदर्शन नजर आया। अब सेक्टर्स को समझिए तो ऑयल एंड गैस यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले, हालांकि सीक्वेंशियल तौर पर देखा जाता है, लेकिन एक यूनिफॉर्म बेसिस पर एनालिसिस करना था, इसी के लिए 79% रखा है। टेक्नोलॉजी इसको भी सीक्वेंशियली देखते हैं, लेकिन 8% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। सीमेंट 14% है, कैपिटल गुड्स 17% है, मेटल्स यहाँ पर भी 7% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ये है कि निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस ट्रैकर है अब तक, इसमें 27 कंपनियां जो कवरेज में नतीजे आ चुके हैं, इनमें से आप समझिए कि जो अनुमान से कम है 7 हैं। जो बेटर देन एस्टिमेट्स आपको देखने को मिले, बढ़िया नतीजे, उनकी संख्या 5 है और इनलाइन तकरीबन 15 कंपनियों का प्रदर्शन यहां पर आपको देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इन्होंने अगर आप देखें तो बाजार की एक्सपेक्टेशन से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप की ग्रोथ की बात करें तो 13% का आंकड़ा यहां पर आपको देखने को मिला, वहीं अनुमान था केवल 7% का। अगर आप मिड कैप की बात करें तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा, 19% की जो ग्रोथ की उम्मीदें थी उसके मुकाबले 26%, और वहीं स्मॉल कैप को देखें तो ऑलमोस्ट इनलाइन यानी थोड़ा सा कम यहां पर देखने को मिला है। मिड कैप की तरफ से जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर इसको पूरा सम अप करके देखा जाएगा तो अभी तक ज्यादातर अर्निंग्स जो है इनलाइन यहां पर आपको देखने को मिली है, और जो अर्निंग कट्स अब तक पिछले क्वार्टर्स तक हम देख रहे थे, इनकी अगर रफ्तार देखें तो थोड़ी सी धीमी हुई है, मॉडरेशन यहां पर देखने को मिला है। और ब्रोकरेज हाउस ये भी कह रहा है कि अब अर्निंग्स साइकिल जो है यहां से थोड़ी सी बॉटम आउट हो गई है, अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और जो निफ्टी की वैल्यूएशन है ये अब रीजनेबल हो गई है, 21.4 टाइम्स का पी चल रहा है फॉरवर्ड के हिसाब से, जो कि लॉन्ग टर्म औसत है 20.8, 21 ही समझ लीजिए, यानी वैल्यूएशन का कंफर्ट है। अर्निंग्स यहां से बेटर होंगी तो मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई मीन, और हिस्टोरिकल लेवल्स पे पी आ चुकी हैं। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। इसी आई थिंक मुद्दे को जैसे कि आशीष बता भी रहे थे कि रीजनेबल अर्निंग्स हैं और पी भी अगर आप देखें रीजनेबल है, टू एंटर इन मार्केट प्रश्न पूछते हैं यही एक बार फिरोज जी से। फिरोज अजीज जॉइंट CEO आनंद राठी वेल्थ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप आशीष को सुन ही रहे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपको ये अर्निंग सीजन लगा कैसा और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कैसा रहा, और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया आपको? फॉर इंस्टेंस बैंक्स ने, मेटल्स ने, किसने इम्प्रेस किया आपको? वीरू सर, अर्निंग्स इन लाइन है
आई वुड से डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन सेकंड क्वार्टर से जो थी वो पूरी हो रही हैं। हमारी निफ्टी की अर्निंग की एस्टिमेट है 12% की। 1176 की लास्ट ईयर की अर्निंग्स थी निफ्टी कंपनीज की, 50 कंपनीज की, और उसकी 11% की अर्निंग्स ग्रोथ की हमारी उम्मीद थी। ये सेकंड क्वार्टर उसको सॉलिडिफाई करता है। दैट्स हाउ वी सी इट। और 23 कंपनीज जैसे आज सर कह रहे थे कि और आनी बाकी हैं। ऑफ कोर्स 4 to 5% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे अर्निंग सीजन खत्म होता है फिर जब एस्टिमेट्स होती हैं उसमें एक एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे स्मॉल कैप की अर्निंग्स 93 कंपनीज की आई है, 19% की अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। बट क्या होता है कि ऑलमोस्ट 63 कंपनीज का बदलाव हो चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले। जब अर्निंग सीजन खत्म होता है ना, सडनली 19 का नंबर लोगों का गिर गुरा के 8-9 पे आ जाता है। ये इसीलिए आ जाता है क्योंकि जिस कंपनी है 93 तो उन कंपनी की है क्योंकि वो कंपनी लेवल पे देखी जा रही है। बिकॉज 93 लास्ट ईयर क्या ग्रो करी थी इस साल। जब ये 250 कंपनी करेक्ट हो जाती है ना, कंप्लीट हो जाती है, तो एक एडजस्टमेंट करते हैं लोग और वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदले हैं उनको हटा के, उनके बदलाव को अनचेंज करके जो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी अर्निंग्स लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसीलिए अर्निंग सीजन में ज्यादा अर्निंग्स बोलते हैं, अर्निंग्स खत्म होते ही एडजस्ट करके कम नंबर आ जाता है। सो दिस टाइम आई थिंक आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट लोगों को ये करेक्शन नहीं करना चाहिए। दैट्स एन इनकरेक्ट मैथमेटिक्स। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट रिजल्ट्स सो फार। एंड आई थिंक इन पूरे विदेश में आपको ऐसी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आज भी नहीं देखने को मिल रही हैं। सो इंडिया इज वेयर द ग्रोथ इज। ओके, अच्छा अब आते हैं बैंक्स पे। हाँ फिरोज, हर चीज़ एक प्राइस पे चलती है और एक डिफरेंशियल था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक और पीएसयूज, लेकिन पिछले 4 महीने में वो डिफरेंशियल बिल्कुल अगर आप देखें वो जो स्पेस था ना वो फिल हो चुका है। इनफैक्ट अब पीएसयू बैंक्स जो हैं वो 4 कदम आगे हैं। आई मीन एक एसबीआई में ऑल टाइम हाई ड्यू था वो भी हो चुका है। अभी आपको बैंकिंग में स्पेस कहाँ नज़र आ रहा है टू गो लॉन्ग? आई थिंक PSUs में डेफिनेटली दम है। इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन इनकी जो हुई है, ओनरशिप जो चेंज हुई है, अगर आप एक साल की, जैसे आपने 1-2 स्टॉक्स मेंशन किए, उनकी अगर आप लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर एंड की ओनरशिप जो पब्लिक डोमेन में मिलती है उसको इस सितंबर से करके देखते हैं तो रिटेल और अदर्स कैटेगरी जिसमें HUFs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLP सब जो आती हैं, इन दोनों को मिलाएं तो इसकी जो ओनरशिप है वो घटी है। FIIs और DIs की ओनरशिप बढ़ी है। अगर ऐसा ट्रेंड आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि साल भर में जो हल्के हाथ थे उन्होंने अपने शेयर मजबूत हाथों में दे दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो दैट मींस देयर इज अ बेस फॉर्मेशन। एंड आई थिंक जैसे आपने राइटली हाईलाइट किया, PSUs में वो बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप चेंज ओवर द लास्ट 1 ईयर। सो आई एम कंप्लीटली विद यू। अब निफ्टी बैंक में 11 बैंक्स हैं, उसकी जो अर्निंग्स आई है आपकी, ऑफ कोर्स मैं इंडेक्स लेवल पे ज्यादा ट्रैक करता हूं रादर देन स्टॉक लेवल, -7% की आई है। 90% की रिजल्ट्स आ चुकी हैं। तो इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कहीं मौका बनता दिखेगा नहीं इस क्वार्टर में। तो जैसे वीरू साहब ने बताया, तो हर दर्शक को कह रहा हूं कि लुक इन द डायरेक्शन ऑफ बॉटम अप रादर देन टॉप डाउन इन। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। बैंक्स पे स्पेशली आपने अभी अपनी राय रखी। मैं ओवरऑल मार्केट पे आपका व्यू जानना चाहूँगी। FIs की ओर से बिकवाली तो थमी नहीं है, लेकिन देखिए आप रिजल्ट्स अभी आपने मेंशन किया कि एस्टिमेशंस के मुताबिक ही आ रहे हैं। साथ ही बैंक्स जिस तरीके से रैली कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आपने अभी जिक्र किया कि पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल बेहतर स्थिति में बाजार नज़र आ रहा है। अब से कुछ महीनों में नए साल की शुरुआत होगी, तो क्या ये उम्मीद करें कि नया साल और अच्छा होगा मार्केट के लिए? यहाँ से और कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद लगा के चल रहे हैं आप मार्केट में? श्रेया मैडम, गुड आफ्टरनून। मेरी ये उम्मीद है कि निफ्टी इस फाइनेंशियल ईयर में 28,000 आपको दिखा सकती है काफी अच्छी तरह से। अगर आप देखते हैं रॉक बॉटम से 16% ऊपर है, पीक से हम 2% नीचे हैं। और पीक से 2% नीचे होते होते अगर आपकी शॉर्ट्स आज भी 85 पे चल रही हैं, इंडेक्स फ्यूचर की 1 सेकेंड इंडेक्स FI ने 1,47,232 करोड़ बेचे हैं फ्रॉम जनवरी कैलेंडर ईयर टिल अक्टूबर। DIs ने 5,94,000 की खरीदी की है और DIs खरीदना रोकेंगे नहीं। अगले 6 महीने में मेरा अनुमान है कि ऑलमोस्ट आपको 2.5 लाख करोड़ की परचेज अभी भी DIs से बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में।
FII की कैश मार्केट सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो भी डर था, जो ये फ्रॉथी FIIs थे, उन्होंने अपना माल बेच दिया है, डिस्क्रिशनरी FIIs ने बेच दिया है और इंडेक्स फंड FIIs ने बाई किया है। अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी की ब्लूमबर्ग से आप होल्डिंग्स उतारते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल रिलायंस की आपको पूरी FII ओनरशिप मोर देन 400 शेयर्स जिसने भी होल्ड किए पूरी लिस्ट आएगी, और उनकी अगर आप कंपेयर करके देखते हैं लास्ट ईयर से, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि FII मजबूत FII ने खरीदा है, बट अनफॉर्चुनेट हल्के FII ने, जो हल्के हाथ वाले FII है, उन्होंने बेच के इतना ओवरवेलम कर दिया है कि आपका आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ नेगेटिव है। बट लोग ये मिस कर जा रहे हैं कि बहुत सारे इंडेक्स फंड FIIs परचेज कर रहे हैं। सो कमिंग बैक, आई थिंक यू विल हैव वेरी लिटिल फॉल्स, एंड अगर शॉर्ट कवरिंग की रट में फंस जाता है FII, तो 27,000 28,000 इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। और दोनों दिन जो नेगेटिव थे लास्ट 1 ईयर में, मैंने टीवीओं पे कहा था कि इससे ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है 21,700 800 से, वहां से 16% हम ऊपर है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं फिरोज जी आप। वैसे सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप रिजल्ट्स की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इस कंक्लूड होने के कगार पर है, अगर एक सेक्टर आपको चुनना हो जिसने अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले समय में भी आपको लगता है कि यहाँ से और बढ़ोतरी होगी, तो वो कौन सा सेक्टर होगा? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उसकी जो अर्निंग्स, अगर आप सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स देख रहे हैं, तो 11 कंपनीज, ऑलमोस्ट 7 कंपनीज की रिजल्ट आ चुकी है और उसकी ऑलमोस्ट 128.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। सो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऑयल एंड गैस आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस की मैं बात कर रहा था। रहा सवाल लॉन्ग टर्म से, तो मेरा तो ये मानना है कि ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंजम्पशन और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये 4 सेक्टर में ABCD और रिन्यूएबल एनर्जी ईमेल जोड़ लें तो आपके पास ये सेक्टर्स जो मैं साल भर से कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से कह रहा हूँ, दे बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर आफ्टर ईच पासिंग क्वार्टर। हाँ, अच्छा फिरोज, हमारे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक अंश कमोडिटीज़ का होता है, हमेशा होता है, एंड दिस CY25 स्पेशली बिलोंग्स टू प्रीशियस मेटल्स, लुक एट गोल्ड, सिल्वर। बट एक मौका था, वो अंश पूरा हुआ गोल्ड सिल्वर का, उसके बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग फेरस नॉन फेरस ग्रुप में या फिर एनी अदर, आई थिंक कमोडिटी, चाहे वो सीमेंट हो, मेटल्स हो, फेरस नॉन फेरस, अभी क्या आपको यहाँ से रिवॉर्ड देने के लिए ठीक ठाक प्लेस लग रहा है इस वक्त? वीरू सर, मैं इतना ज्यादा मतलब प्रेशियस मेटल में फिर भी कमेंट कर सकता हूं। आई एम नॉट सो क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन द एक्चुअल अंडरलाइन प्राइस, सो मैं उधर सेकंड गेस नहीं करूंगा। गोल्ड और सिल्वर पे ओपिनियन दे देता हूं। सिल्वर आई थिंक साइडवेज मूवमेंट टू डाउनवर्ड मूवमेंट इस समवत में देखने को मिल सकता है। गोल्ड डॉलर टर्म्स में 3 और 3.5 हजार के बीच में साल भर के बाद देखने मिलेगा। सो आई एम बोथ ऑन मीडियम टर्म बेसिस, 1 to 1.5 ईयर बेसिस, अपसाइड्स ज्यादा डॉलर टर्म्स में नहीं बचे। ओके, बहुत शुक्रिया फिरोज जी। आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए, फ़ोनों पे आप थे, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया और अच्छी तरीके से आपने सभी तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी रखिए स्क्रीन पर। निफ्टी भी फ्लैट कारोबार करता हुआ 25,803 तक गया आज के सेशन में। इंट्राडे हाई 25,803 है। बैंक निफ्टी 329 अंक ऊपर 58,104 के लेवल पर अब धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। क्या किया जाए वीरेंद्र जी इन लेवल्स पर? स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ही जो आप मेंशन कर रहे थे अब इंडेक्स से थोड़ा दूर, या फिर अभी भी मौके हैं? देखिए श्रेया, मैं तो ये कहूँगा कि कल एक्सपायरी है, ठीक है ना। पहले हमें रात का डेटा देखना होगा कि FIIs ने क्या किया। 3 दिन में उन्होंने 1,82,000 शॉर्ट का, नहीं 82,000 शॉर्ट का कन्वर्ट कर दिया 1,18,000 शॉर्ट में। 26,000 शॉर्ट उन्होंने इनिशिएट किए। उस शॉर्ट इनिशिएट करने के बाद निफ्टी 26,126 का 20 डे में मोर और लेस छू के आया है। लेट्स सी उन्होंने कल क्या किया, आज मतलब क्या कर रहे हैं वो कॉल शॉट अभी भी है, वो इंडेक्स शॉट अभी भी जा रहे हैं हायर लेवल्स पे, और कैश की सेलिंग मेरे ख्याल से तब रिएक्शन करना ज़रूरी है। मैंने 2 बजे भी यही कहा था, नो स्कोप ऑफ लॉन्ग ट्रेड एट 25,760। अभी भी इंडेक्स वहीं पर है, कहीं नहीं गया इंडेक्स, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 58,200 पार नहीं हुआ। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई 1.78 CR। अगर आपको ट्रेड करना है ट्रेडर के तौर पे थ्रेशोल्ड्स को, एच को, तो गो लॉन्ग अबाउट 25,830।
829 830 के ऊपर। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर आपको थ्रेशोल्ड ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है तो वेट फॉर 58,200 250 टू बी क्रॉस्ड। अंटिल देन, मतलब तब तक शेयर कंप्लीटली ये रेंज ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करेगी जिनको बिलोंग करता है एक्सपायरी का डे यानी मंगलवार। शेयर ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी मार्केट के लिए आपके लिए हमने रख दिया है। आप डीलर रूम चेक ले लेते हैं। यतिन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। यतिन जी बताइए, डीलर्स कहाँ लगा रहे हैं बेट? देखिए, दो स्टॉक्स हैं आज जो फोकस में है। उसमें सबसे पहले इंडस टावर। देखिए, ऑब्वियस ट्रेड है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो आइडिया वोडाफोन के मामले में ऑर्डर्स में रेक्टिफिकेशन चलाएंगे और पूरे के पूरे AGR ड्यूज पे ऑर्डर एप्लीकेबल है। वोडाफोन आइडिया में तो रैली हुई ही। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है इंडस टावर कल भी चल सकता है। यहाँ डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं 3 से 5% की और अपसाइड के लिए, यानी डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 10 से 12 रुपये का अपसाइड रह सकता है। इसके अलावा जुबलिएंट फूडवर्क्स और पिछले 1 घंटे से काउंटर में अच्छी खासी बाइंग चल रही है। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि शायद 3 से 4% का अपमूव आ सके और यहाँ खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। ये ट्रेड्स हैं डीलर्स द्वारा, अगर आप देखें इनफैक्ट सुझाए हुए या फिर उनके व्यू के मुताबिक आज के जो दिन स्क्रीन पर रखे हैं इंडस टावर और जुबलिएंट फूड्स 600 रुपये के प्राइस पे। अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। बताइए प्रकाश सर, कल के लिए क्या कैरी करेंगे आप? वेल, मुझे पसंद है इस वक्त वो है एंजल वन। ट्रेड करा है 2562 पर एंजल वन और स्टॉप लगेंगे करीब 2540 का। तो टारगेट होगा फर्स्ट 2600 एंजल वन। एंजल वन डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी और पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज के सत्र में। सोमिल जी बताइए, आपकी पिक क्या होगी? BTST STBT? बाय करके जाऊंगा। मेरा स्टॉक होगा पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने लास्ट 2 हफ्ते से पॉजिटिव क्लोज दिया है और डेली चार्ट्स पर 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। सस्टेन हो रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1768 पर और टारगेट होगा 1930। ओके, मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, PI इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके जाएंगे। अगर हम PI इंडस्ट्रीज चार्ट देखें तो आज फाइनली हमें एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो PI इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खरीदेंगे। 3705 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3674 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी है और 3775 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, PI इंडस्ट्रीज सुबह गापसक की पिक थी और अभी मानस जी ने चुना है ये। अमित जी, आपकी पिक क्या होगी? जी श्रेया जी, मैं भारतीय एयरटेल के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद हो रहा है। 2050 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। 2125 तक के टारगेट्स रहेंगे भारतीय एयरटेल में। ओके, भारतीय एयरटेल। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है अंबुजा सीमेंट के चार्ट के ऊपर एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है और इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 595 to 600। तो 600 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा 574 का। ओके, अंबुजा सीमेंट यहाँ पर खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से। राजेश पालवे जी, आप बताइए, BTST या STBT? BTST करेंगे और टाटा कंज्यूमर जो कि डे हाई की तरफ ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो टाटा कंज्यूमर फ्यूचर में बाय करने की सलाह है। और जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1235 1240 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1185 के आसपास। ओके, FMCG पैक से टाटा कंज्यूमर अच्छा परफॉर्म करता हुआ और सभी के रडार पर ये पर्टिकुलर काउंटर। अब आगे बढ़ते हैं और FNO ब्रेथ कैसी रही ये समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी बताइए। देखिए शायद आज हमें गैप डाउन मिला और हम शुक्रवार को भी कोलैप्स हुए थे, तो उसने एक 20 डे से शॉर्ट कवरिंग तो दी बाजार को वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो लॉन्ग के फेवर में नजर आया। लुक एट शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग इवनली पॉइज 75 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 76। तो एक बात है, देखिए ये सिर्फ ऐसे नहीं दिखते हम स्टैट्स, इसका एक मतलब भी होता है कि एट 20 डे लॉन्ग करने वाले ने लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को देखा और शॉर्ट करने वाले को ऊपर की तरफ वो एक ठीक ठाक लेवल लगा टू जनरेट कैश, प्रॉफिट्स में कैश में कन्वर्ट करने में। दैट्स गुड। यानी 20 डे में जो आज लो लगा ना, उसकी सिग्निफिकेंस है स्टैट्स में। 38 शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 24 में। आइए देखते हैं स्टैट्स लॉन्ग कौन कहाँ पे था। इसमें आपको नज़र आएगा, देखिए एक तो वोडाफोन आइडिया पे अभी जो हमने खबर क्रैक करी, असीम के साथ बात की थी, उसके बाद क्या ह्यूज लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हुआ है।
पूछिए मत। बाकी श्रीराम फाइनेंस राइट फॉर द फर्स्ट टेक, इनस टावर, पीआई इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज यहाँ पे अच्छे पुल बैक थे, लेकिन आज लॉन्ग साइड हुए यहाँ पे। गोदरेज सीपी, HFCL, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। वेदांता, लोरा डेवलपर्स, आज रियल स्टेट में अच्छा खासा शॉर्ट कवर था, तो वो स्क्रीन पे विजिबल है। बाकी शॉर्ट पतंजलि फूड्समैन, पोस्ट नंबर्स, मारुति पोस्ट नंबर्स एज वेल एज सेल्स फिगर्स, अदानी ग्रीन, वोल्टास, BL सभी काउंटर्स मैच प्रॉफिट टेकिंग थी, इनफैक्ट शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। यहाँ पेटीएम वो 1300 के एज को पार नहीं कर पा रहा है, सेम इज द केस विद मन्नापुरम फाइनेंस, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे। उसके बाद पॉलीकैब, ITC और LNT में प्रॉफिट टेकिंग रही। LNT ने साइंस ऑफ कूलिंग ऑफ दिए हैं। अच्छा, एक स्टॉक जिस पे चर्चा नहीं हुई इस कार्यक्रम में, मेरे स्क्रीन पे अभी भी वो आ रहा है, दैट आई थिंक डिलीवरी आज टुवर्ड्स क्लोज अच्छा मूव देता हुआ, 50 डे से रिवर्सल, लेकिन क्या बहुत तवज्जो देनी चाहिए इस ब्रेकआउट को? नो, नॉट एग्जैक्टली, अवॉइड करता हूँ। 3% एक और स्टॉक आज बढ़ा। मेरे ख्याल से जो सुबह मॉर्निंग का डिस्कशन था उसमें आज सबसे ज़्यादा स्टॉक की चर्चा थी, दैट्स MCX। फाइनली मानस, आज MCX का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा 95.76। कैसे रीड कर रहे हैं आप? हम सुबह बात करते 9600 की कॉल की, होल्ड करके कैरी करें उसको? बिल्कुल कैरी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद फिर से रैली रिज्यूम हुई है और 9600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 300 से 400 रुपए की तेजी देखने को मिल जाएगी। आई थिंक यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करें और अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो पोजिशनल बेसिस पे 9400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ओके, तो फिलहाल ये व्यू MCX पर होल्ड करना है इसको। यहाँ पर ये व्यू अच्छा परफॉर्म करता हुआ पूरा ही कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें तो शानदार रैली। कुछ काउंटर्स जहाँ पर आज मूव है, एशियन पेंट्स डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। ट्रेंड रखिएगा स्क्रीन पर, एक बार ट्रेंड रखिए, 0.5% की तेज़ी के साथ निचले हिस्सों से अच्छी रिकवरी। ट्रेंड और डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे, लेकिन काफ़ी परेशान भी किया है स्टॉक ने। हाई बीटा स्टॉक में देखें आप तो काफ़ी गिरावट झेली है इसने। ट्रेंड सोमिल जी, ट्रेंड क्या किया जाए जो कब से पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने 9000 के स्तरों पर ले रखा है? अब क्या किया जाए? इन स्तरों पर एवरेजिंग की सलाह होगी या फिर अभी भी काफ़ी डामाडोल स्थिति नज़र आ रही है? क्या स्ट्रैटेजी? ट्रेंड डाउन है। इसके अंदर जो वीकली लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बने हैं, मंथली में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, बहुत टाइम से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे इस समय अवॉइड करना चाहिए जब तक ये 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। 4892 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसे अवॉइड करना चाहिए। डाउन ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल नीचे में आ सकते हैं अराउंड 4400 के आसपास। ट्रेंड आपके स्क्रीन पे, अवॉइड एज ऑफ नाउ। इस पुल बैक पे ट्रस्ट सोमिल को बहुत नहीं है, बट जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कैपिटल मार्केट थीम, आज एक तरफ जब कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और थोड़ा सा अब बाजार आश्वस्त हो रहा है कि शायद वीकली एक्सपायरीज का अस्तित्व बना रहे, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। बाजार देखिए BSE पे क्या रिएक्शन दिया, 2548 पे। राजेश सतपुते जी, आपका क्या कहना होगा 2548 पे? ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट भी होगा अगर हम 2555 के ऊपर गए, ये एक रेंज ब्रेकआउट भी होगा लगभग आप समझिएगा कि 5 महीने की रेंज ब्रेकआउट। आप कैसे ट्रीट करेंगे इसको? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि एक बेहतरीन काउंटर है और अगर आप पिछले सीरीज देखें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया। ओवरऑल पैटर्न देखें तो डाउन फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट आज मिला है 2549। आई थिंक इस लेवल पे भी लॉन्ग लेके जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2500। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखे, काउंटर हेवी है, चॉपी रहता है, तो 2500 के स्टॉप लॉस के साथ BSE लिमिटेड इज अ बाय। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 2650 से लेकर 2700 का, तो काउंटर अच्छा है, लेके जाइए। ओके, BSE मेन लेवल्स पर भी खरीदारी कर रहा है, 2700 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। कैपिटल मार्केट थीम अच्छा करता हुआ अभी जिक्र भी कर रहे थे। और जब हम रिजल्ट प्रीव्यू ले रहे थे, इंटरग्लोब एविएशन की बात हुई थी, नंबर अच्छे आ सकते हैं ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। और नंबर से पहले देखें आप 1.5% की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में 5703 के लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन ने अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल रूट में काफ़ी एक्सपेंशन किया है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? पालवा जी आप बताइए, इंटरग्लोब एविएशन जिनके पास नहीं है, क्या ये काउंटर है जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है या फिर अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह?
तो श्रेया जी देखिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है, नियर टर्म में थोड़ा करेक्टिव मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे 5600 5620 के आसपास के लेवल मिलते तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होंगे इस करेक्शन में बाय करने के लिए। तो डिप में बिल्कुल बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड 5550 जब तक बना हुआ है स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ही एग्जिबिट करते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड स्टॉक में 5760 के लेवल क्रॉस होने के बाद एक अच्छा अप मूव वापस इसमें बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 5900 इवन 6000 के लेवल भी। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे 5550 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अब अपनाएं और देखते हैं अब रिजल्ट कैसे रहेंगे और उसके बाद रिजल्ट के बाद ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट क्या कहती है और कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। उसके बाद फ्रेश व्यू भी लिया जाएगा इस पर्टिकुलर काउंटर पे। जहां आप देखें आज पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा किया, करीब 2% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी। फार्मा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, 1.5% की तेज़ी। लेकिन जिस सेक्टर ने आज आउट परफॉर्म किया है वो है निफ्टी रियल्टी, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी रियल्टी आज क्लोज होने की तैयारी। और फिनिक्स देख लीजिए आप, 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज हो रहा है। लोधा, डीएलएफ, ओबरा रियल्टी सुझाया था सुबह सुबह राज्य सातपुते जी ने भी, सभी काउंटर्स अच्छा करते हुए। डीएलएफ कैसे लग रहा है सातपुते जी? ओबरा रियल्टी सुबह आपकी ट्रेड थी, डीएलएफ 3% आप आज के सेशन में यहाँ पर कोई ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है? श्रेया देखिए, मुझे लगता है ये सेक्टर ही अच्छा है। सुबह एक मैक्रोटेक ने लोधा दिया था, उसके बाद ओबेरॉय दिया था। डीएलएफ की भी बात करें तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इवेंचुअली 800 810 को हिट करेगा अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो। एट अ लेवल ऑफ 780 785 का ये सपोर्ट मैं देख रहा हूँ। मैं अर्ली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इट्स अ बाय अबाउट 780। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 770 एंड टारगेट का जो रेंज रहेगा वो रहेगा 810 का। 810 का लेवल अगर शेयर निकले देन इट विल बी अ बिग ब्रेकआउट। 850 प्लस का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा। ओके, तो डीएलएफ भी यहाँ पे खरीदारी की राय अच्छा लग रहा है। पूरा स्पेस है और शानदार रैली भी इस पर्टिकुलर स्पेस में देखने को मिल रही है। एक पॉसिबली लास्ट चार्ट चेक आज के सेशन का और वो मैं गावस्कर से लेना चाहूँगी। एल्केम लैब, गावस्कर आपने सुझाया था 2.5% की तेज़ी के साथ आज क्लोज होने की तैयारी, हेल्थ के स्पेस में अच्छी बाइंग। इप्का लैब भी देखेंगे आप, 3.5% के करीब इप्का लैब 1312 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एग्रेसिव कॉल है लेकिन ले नहीं रहा है। करीब 3 हफ्ते से बेस बन रहा है इप्का लैब में और वो मेरे ख्याल से वो करीब 1280 के आसपास है। इससे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट है 1350, उसके बाद पॉसिबल है कि 1400 भी जा सकता है, लेकिन उससे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में वक्त लगेगा। लेकिन यस, बाय मोड पर है, सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत रहेगी 1280 का इप्का लैब पर। इट्स एन अप मूव ऑन। ओके, 1280 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और 1.5 मिनट है क्लोजिंग को। और कैसी रही मार्केट की क्लोजिंग बिग वॉल पे समझते हैं वीरेंद्र जी से, ओवर टू यू। श्रेया, क्लोज ठीक है बट स्टिल रेंज बाउंड और बैंक निफ्टी का एक अपर एज है। बैंक निफ्टी जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, हमें कल का कॉल आइटर था 58,000 का, वो उसके ऊपर बंद हुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन हमने 25,800 के ऊपर निफ्टी पे क्लोज नहीं दिया। ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज बाउंड कल के सेशन होने का संकेत दे रहा है, अगर हम ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडओवर नहीं लेते हैं। इवनली पॉइज्ड एडवांस डिक्लाइन रेशो और निफ्टी आईटी बैकफुट पे था 0.13%, नॉट ए सब्सटेंशियल डिप, बट हाँ आज सहयोग नहीं मिला निफ्टी को इसका। और अगर आप सेक्टर इंडस्ट्रीज पे देखें तो आज बैकफुट पे थे एफएमसीजी, आईटी बैकफुट पे था, बाकी बैंक्स और बैंक्स में भी पीएसयू बैंक्स। देखिए पीएसयू बैंक्स और बैंक्स में डिफरेंस देखिए, 0.6 वर्सेस 1.88, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस। और कैपिटल मार्केट थीम 1.5% ऊपर और इंडिया विक्स में एक शार्प इंक्रीज था आज। ऑयल गैस इंडेक्स स्ट्रॉन्ग था, फार्मा में अच्छे खासे मूव थे एंड सेम केस विद मेटल्स। ऑटो भी अगर आप देखें आज काफ़ी तक फ्लैट रहा। इंडस्ट्रीज के बाद हीट मैप पे आइए, आज क्या तेज था, क्या अगर आप देखें फ्लैट था। श्रीराम फाइनेंस आई थिंक फर्स्ट टिक से स्ट्रेंथ, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स और उसके बाद टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, एमएनएम, एटर्नल, इंडिगो, इन सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट थी। बैकवर्ड पे था मारुति, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, मार्केट शेयर आपकी स्क्रीन पे इट्स 25775। आप ये कह सकते हैं कि कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ, बट इंडेक्स अभी भी दो एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है, 10 के नीचे 20 के ऊपर एग्जैक्टली एक क्लोज आया है 10। लेट्स सी आपको यूएस मार्केट से या फिर ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर हैंडओवर मिलता है नहीं मिलता है, बट अभी भी एक बात कहनी बिल्कुल सही होगी कि हर साइड पर जो चीज़ सस्टेन हुई इट्स निफ्टी बैंक एंड थैंक्स टू पीएसयू बैंक शेयर। बिल्कुल थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स। और फिलहाल ये क्लोजिंग अब
कल मंगलवार है, एक्सपायरी का दिन, देखते हैं कि मार्केट की चाल कैसी रहती है। मंगलवार का दिन मंगल साबित होता है कि नहीं मार्केट के लिए, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस शो से इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।